अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पॉलिटॉक बाय आगा ज़ुबैर खान। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन से जुड़े सवालात और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब रऊफ़ क्लासरा साहब। सर वेलकम टू द शो। जी कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका जी, और आपको मुबारक हो नए शो की थैंक यू सो मच इस सर। पे। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सहाफ़ती कैरियर का आगाज़ कब किया? या अब तो बड़ी पुरानी बात होगी। मैं मतलब 93 की बात है, मास्टर्स किया जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से, मुल्तान यूनिवर्सिटी से, ज़करिया से। तो फिर उसके बाद मैं कुछ अरसे के लिए इंटर्नशिप करने गया था फ्रंटियर पोस्ट में, वहाँ पे मुल्तान में था मैं। तो मैं कुछ सहाफ़ी बनने नहीं गया था, जैसे इंटर्नशिप लड़के करते, मेरी फील्ड भी नहीं थी, मैंने मास्टर्स भी मेरा उसमें था, इंग्लिश लिटरेचर में था। तो मज़हर आरिफ साहब थे वहाँ पे, ब्यूरो चीफ थे। तो मेरा पहले ये था कि हम कोई कोई और काम करेंगे, कोई अफसरी वाली नौकरी ढूंढेंगे, जैसे होता है सब लोगों का। तो जब मैंने कोई उनके साथ हफ्ता दो हफ्ता गुजारा मज़हर आरिफ साहब के साथ, तो मुझे फील हुआ अचानक कि यार ये मेरा फील्ड जो है ना, ये जर्नलिज्म, इट्स इन माई ब्लड। हालांकि हमारी फैमिली में कोई नहीं था, देहात का आदमी, टाट के स्कूलों का पढ़े हुए, कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड भी इतना मतलब मुतासर कौन नहीं था। आज भी हमारी कोई उर्दू का एक्सेंट ठीक नहीं, इंग्लिश का कहाँ ठीक होगा, वो आप समझ ही सकते हैं। बल्कि मैं हंसते दोस्तों को कहता था, हम तो उस कल्चर से, स्कूल से हैं जहाँ पे CUP जो था, तो टीचर हमारे उसको कप नहीं पढ़ाते थे, सप पढ़ाते थे, CUP सप। तो हमने सारी उम्र सप ही पढ़ा है। सो कहने का मतलब ये है कि इन चीज़ों का वो जो था वहाँ से बैकग्राउंड से है। आप साउथ पंजाब से हैं? जी जी, मैं वहीं से हूँ, मैं लिया से हूँ बेसिकली। अगर सराइकी इलाकों से, जो हमारा वो साउथ के हैं, साउथ पंजाब के हैं, या सराइकी वसेब जिसको हम कहते हैं। तो वहाँ पर मतलब हमारे ये घर में अखबार तो आते थे, सलीम भाई थे, वो अखबार लाते थे हमारे घर में, रिसाइल आना, अखबार आना। उस वक्त भी जंग आता था, उस वक्त भी मुझे याद है पाकिस्तान टाइम्स आता था। वो अगरचे अगले दिन आते थे वहाँ से, भाई बैंक में थे वो लेकर रिसाले सारे आते थे। सो एक शौक़ था, पढ़ने का भी था, लिटरेचर का भी बहुत सारा था। फिर नईम भाई ने बड़ा उसमें मदद की। तो मुझे फील हुआ अचानक कि यार ये मतलब एक हफ्ते ही गुजरा होगा, तो मैंने घर वालों को कह दिया जी आई एम गोइंग टू बी जर्नलिस्ट। उन्होंने पागल हो गया, ये तुझे इसलिए हमने मास्टर्स कराया था कि तू जाएगा तो इसमें होगा। सो मुझे फील हुआ कि यार ये फील्ड जो है ना, इट्स क्लोज टू माई हार्ट एंड इट्स क्लोज टू माई माइंड। तो मैंने कहा ज़िंदगी में बंदे को काम वही करना चाहिए, ज़िंदगी एक दफ़ा मिले, जो फील्ड आपको अच्छी लगती है ना वही करें। बल्कि मज़े की बात बताऊँ, पता नहीं, आई डोंट नो ये उनको कैसा फील होगा, मेरी शादी होने लगी तो मेरे ससुराल वालों को बड़ा एतराज़ हुआ कि ये लड़का साफ़ी, हम तो रिश्ता नहीं देते। तो क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो ये समझ जाता है कि साफ़ी जो है वो चोर होता है, ब्लैक मेलर होता है, लिफाफा होता है, डाकू होता है, आम लोगों से तासुर पैसे यही है। पकड़ता है। तो ये क्या करेगा, कई साल रोला पड़ा रहा कि हम रिश्ता नहीं देते। खैर रिश्ता होगा, शादी होगी, माशाल्लाह। अब तो बच्चे हैं। मैं आपको थोड़ी सी वो बता रहा हूँ कि समटाइम्स जर्नलिस्टिक जो इसका, वैसे दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। मैं वकील हूँ, तो ये वकीलों के साथ भी सेम सिनेरियो अच्छा, होता आप लोगों को भी उसमें रिश्तों में प्रॉब्लम आता है? है। ऐसा ही भाई है। मुझे तो आया था उसमें बकायदा, इसमें क्लियर पे। खैर उसके बाद मेरी 96 में डॉन में जॉब हुई। इस अरसा जॉबलेस रहा मैं, क्योंकि फ्रंटियर पोस्ट बंद हो गया वहाँ से, ये मुल्तान से ऑफ हुआ। तो फिर मुल्तान में मैं रहा, कॉरेस्पॉन्डेंट रहा डॉन का 2 साल, 96 से 98। देन आई वाज ट्रांसफर टू इस्लामाबाद डॉन, जहाँ ज़ियाउद्दीन साहब ब्यूरो चीफ थे, अल्लाह जन्नत में जगह दे। अहमद अली खान साहब को, डॉन के जो एडिटर थे, चीफ एडिटर थे, उन्होंने मुझे वेरी काइंडली मुल्तान से, एक सीट खाली थी इस्लामाबाद, उन्होंने वहाँ से भेजा। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। तो मेरी ज़िंदगी बदल गई उसके बाद। रिपोर्टिंग से कहाँ से, मुल्तान से एक डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट से उठ के आप एक नेशनल मेन स्ट्रीम में हैं। तो अहमद अली खान साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं, ज़ियाउद्दीन साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। फिर शाहीन सबई साहब मुझे लेकर न्यूज़ में गए, वहाँ पे 10 साल मैंने काम किया। वहाँ पे ज़्यादा जो मेरी थोड़ी सी कोई काम हुआ, रिकग्निशन बनी। तो सो दैट्स हाउ इट बिगेन एंड देन रेस्ट इज़ हिस्ट्री, जैसे लेकिन कहते हैं। आपको इस सहाफ़ती कैरियर में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? यार मैं ज़ुबैर आपको एक बात बताऊँ, आपसे पहले भी हो रही थी, जो चीज़ आपको पसंद हो ना, उसमें कोई मुश्किल आपको मुश्किल नहीं लगती। मतलब लोगों को एक अजीब सी बात लगेगी शायद, एज आई सेड कि दिस, ये फील्ड इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैं बाई चॉइस आया हूँ, मैं ज़बरदस्ती नहीं आया, या मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, या मुझे काम नहीं मिल रहा था, तो चलो यार लोग कहते हैं तो यार उस्ताद लग जाओ, सहाफ़ी लग जाओ, वकील बन जाओ, जैसे होते कुछ तो करना है ज़िंदगी में। मैं बाई चॉइस आया हूँ। मैंने बड़ा मतलब लंबा अरसा मैंने इंतज़ार किया है। मेरे सारे क्लास फेलो जो थे, उसमें मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर, सबकी जॉब्स हो गई, कोई CSS कर गया, कोई PCS कर गया, कोई लेक्चर इंग्लिश लग गया, आजकल प्रोफेसर हैं बड़े बड़े वो। मैंने 4 साल बेरोजगारी भुगत ली कि मैंने सरकारी नौकरी नहीं करनी, मैंने जॉब नहीं करना है, तो मैंने जर्नलिज्म करना है। सो जो भुगतने का अमल आप कह सकते हैं, उस वक्त तक मैंने भुगता है, मैंने मुश्किलें देखी। जब तक मैं सहाफ़त में प्रैक्टिकली आया नहीं था, जब मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया था, जो मैं समझता हूँ मैंने डॉन से
96 से शुरू कर 5 साल डॉन में किया, 10 साल फिर न्यूज़ में किए, या 1 साल मैंने उसमें एक्सप्रेस ट्रिब्यून में किया, जो प्रिंट मीडिया का मेरा एक तजर्बा था। सो मुझे वो भुगतने वाली जो बात है ना, मुश्किलात, वो उस वक्त तक थी जब तक मैं सहाफ़ी नहीं बना था। मतलब 93 से 96 वाला पीरियड आप कहना ये मुश्किल था, बिकॉज मेरे पास जर्नलिज्म नहीं थी, मेरे पास अखबार नहीं था, जो मैं करना चाहता नहीं था। बाद में आइए मतलब एंजॉयड इट, मुश्किलें आई हैं यस, लेकिन मैंने कोई उनको सर पे नहीं हावी होने दिया। ना मैंने कभी रोला डाला, आप मतलब गवाह हैं, ना कभी मैंने उसे मातम किए, ना कॉलम लिखे, ना सियासी शहीद बना दो, ना मैंने कहा जी हमारे साथ ये हुआ। इट्स पार्ट ऑफ द गेम। आप किसी प्रोफेशन में आएंगे, ताकतवर लोगों पे लिखेंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, उनको एक्सपोज करेंगे। कोई मुझे एक्सपोज करेगा, मुझे नहीं अच्छा लगेगा, टू बी फेयर। मतलब अगर मैं करूँगा, हुकूमतों को करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को करेंगे, बड़े बड़े आपके बिग गन्स हैं, माफियाज हैं, और मैं फिर उनसे तवक्को करूँ नहीं जनाब वो मुझे मिलेंगे तो फूलों के हार पहनाएंगे, तो मुझे सलूट मारेंगे, गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, दे वांट। तो ये बात आपको बतानी पड़ती है। इट्स अ टफ जॉब। ये जो फील्ड है, अगर आपने अच्छा जर्नलिज्म करना है, आपने थोड़ा सा मतलब क्या कहना चाहिए, डिफेंस के साथ रहना है, तो इट्स अ मुश्किल जॉब कि आपको यू आर अप अगेंस्ट पावरफुल पीपल। तो बहुत सारे लड़के मिलने आते हैं मुझसे, या लड़कियां आती हैं इंटर्नशिप करती हैं, तो समटाइम दे लगता है उनका, तो मैं उनको यही उनसे एक ही चीज़ पूछता हूँ, या मैं चेक करता हूँ किसी को इंटरव्यू कर रहा हूँ अगर मैं, कि इसमें पैशन कितना है। न्यूज़ गैदरिंग, न्यूज़ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, पर्सनैलिटी वो बाद में आ जाते हैं। असल चीज़ ये है कि किसी फील्ड के लिए आपको आपका पैशन कितना है। इफ़ यू हैव ए पैशन यू कैन डू दैट। सो मुझे एज सच उस तरह भुगतना नहीं पड़ा, अगरचे मुश्किलें आम आदमी की नज़र से बड़ी होंगी, जॉबलेस रहा मैं, 9-10 महीने रहा, नौकरी से निकलवाए गए, ठीक। या मैंने खुद छोड़े, वो ठीक। चीज़ें रही हैं, बट आई नेवर माइंडेड। इमरान खान साहब के साथ इख्तलाफात की वजूहत क्या बनी? आपने तो उनके नैरेटिव को बहुत सपोर्ट किया, फिर ख़ास तौर पे जब इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं आए थे। सर एक चीज़ है, बड़ा अहम सवाल है, अक्सर लोग पूछते हैं, वो जो हमारे जर्नलिज्म में जो प्रॉब्लम है ना, ये हमारे उन दोस्तों ने पैदा किए हैं जो ये समझते हैं किसी पॉलिटिशियन की फ़िलासफ़ी के साथ अटैच होकर, उसकी पर्सनैलिटी के साथ, उसके पॉलिटिकल विजन के साथ, उस ग्रुप के साथ मिलकर। अच्छा ये ना, ये रीसेंट फिनोमेना, पहले नहीं था, प्रिंट में नहीं था। मैं बेसिकली प्रिंट से ट्रेन हूँ। जैसे मैंने कहा मुझे बड़े अच्छे उस्ताद मिले, नाम जो मज़हर आरिफ साहब थे, ज़ियाउद्दीन साहब थे, अहमद अली खान साहब, शाहीन सबई साहब, फ़ाद हुसैन, मोहम्मद मालिक, सलीम बुखारी साहब, वन ऑफ द बेस्ट आई मस्ट से, बड़ा उनके साथ बड़ा हमने सीखा उनसे। ये उस वक्त ये ना तस्वुर ही नहीं था कि आप किसी पार्टी का कोई अफिलिएशन है या पार्टी को सपोर्ट करते हैं। उस वक्त यही था कि आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, आपने सब पे लिखना है, सबको एक्सपोज करना है। यू आर नो बडीज फ्रेंड, यस। अब किसी को दोस्त नहीं है। जर्नलिज्म है भी यही। और वो लोग कहते हैं ना, दो लोगों के बारे में, एक सहाफ़ी और सिपाही के, किसी के नहीं होते। ये हमेशा अक्सर कहा जाता है, हमारे बारे में था कि खबर होगी तो बाप के खिलाफ भी देंगे, सिपाही होगा बाप को पकड़ लेगा कि बाजूर आए चलें, बाद में रात को पाँव पकड़ लूँगा मैं आपके। ये जो आया ना, सोशल मीडिया आया है, टीवी चैनल्स आए हैं, और रेटिंग्स के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में, फिर हमारे न्यू कमर्स लड़के आए हैं जिनकी ट्रेनिंग वो प्रिंट की नहीं थी, उनकी ग्रूमिंग नहीं थी, इतनी इंटेलेक्चुअली पोलिटिकली तौर पर स्ट्रांग नहीं थे कि वो इनको टेम्पटेशन को रोक सकते या ग्रेंजर में आना। सो वो डिवाइड होते गए अपनी अपनी उसके मुताबिक। कोई उधर नवाज शरीफ साहब के साथ उसको अच्छे लगना लग गए तो उनके आनी नौस एडवाइज़र लग गए, उनको मशवरे देने। कोई अगर चौधरी शबान के साथ अटैच हो गए, कुछ इसमें बेनज़ीर भुट्टो साहब या जरदारी साहब का एक उनका मशहूर ज़माना नाश्ता ग्रुप होता था। सो उन्होंने बांट लिया सहाफ़ियों को। सो फिर एक तसव्वुर बजा कि कुछ लोग जो न्यूट्रल थे, जो अभी भी बिलीव करते थे कि जो हम किसी के साथ नहीं हैं, उनको अगर उन पे क्वेश्चन उठना शुरू हो गए कि आपने भी अगर रेटिंग लेनी है, आपने भी शो देखे जाने हैं, तो किसी को पकड़ें। क्योंकि आपका सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव हुआ 2014-16 के बाद, तो मजीद हुआ 13-14 के बाद। मरियम नवाज साहिबा ने अपना सोशल मीडिया खोल लिया, इमरान खान साहब पहले आए हुए थे, पीपल्स पार्टी बड़ी लेट ही, खैर अभी भी वो इतनी एक्टिव नहीं है। सो अपनी सर्वाइवल के लिए बहुत सारे हमारे जर्नलिस्टों ने उन्होंने ज्वाइन की पॉलिटिकल पार्टीज एज देयर स्पोक्स पर्सन, एज देयर माउथ पीस। उन्होंने भी यही समझा कि इनको हायर करो अनऑफिशियली तौर पर, और एक ना लाइन बनाना शुरू कर दी कि इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। जो जॉर्ज बुश ने कहा था ना 9/11 के बाद, देयर आर नो न्यूट्रल ग्राउंड। जो न्यूट्रल पे रहेगा वो तो साफ ही नहीं है, उसको तो हर जगह से उसको गालियां पड़ती हैं। पीटीआई भी देती है, पीपल्स पार्टी भी देगी, और उसको मरियम नवाज साहबा भी देंगी। बिल्कुल। सो ये वो था जो आप कह रहे हैं कि उनसे इख्तलाफात। मेरे किसी से क्या इख्तलाफ हो सकते हैं? वैसे कोई, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का हेड हूँ, मैं कोई सरबराह हूँ, मैंने कोई इलेक्शन लड़ने हैं, मैंने कोई उनकी जगह पे बैठना है। मेरा इख्तलाफ हाँ इस हद तक यह है कि उनके जो फैसले हैं एज ए जर्नलिस्ट के तौर पर आप रिव्यू करते हैं, उनका क्रिटिकली रिव्यू करते हैं, अपनी रीडिंग्स देते हैं, अपना एनालिसिस। आई मे बी रॉन्ग इन माई रीडिंग्स, आई मे बी रॉन्ग इन माई एनालिसिस एज वेल। ज़रूरी नहीं है जो मैं कह रहा हूँ खान साहब के हवाले से वही ठीक होगा, या नवाज शरीफ साहब, या उसमें जरदारी साहब, या बिलावल साहब। मेरी अपनी एक रीडिंग है।
मेरे कोई खान साहब से इख्तलाफात नहीं थे, ना मेरे को उनसे कोई एक चीज़ बता, एवरीबॉडी नो, ना मैं कभी उनके रोमांस में रहा हूँ, ना कभी एक मरूबियत में रहते होते हैं। मैंने अक्सर देखा है लोगों को वहाँ बैठेंगे तो एक दरबार का सा कल्चर हर जगह पे होता है, मरूबियत है, एक उनके ग्रेंजर है, है कि पता नहीं लार्जर देन लाइफ वाला है। मैंने तो बहुत सारी उन पर स्टोरी स्कैंडल भी किए थे जो बाद में हुकूमत में जब है। ये होता ये है कि जो खान साहब को एज था जो लूज़ किया है उन्होंने बाद में, मुझे सिर्फ मैं अकेला नहीं था। मैं जब खबरें कर रहा था, नवाज शरीफ साहब का दौर था, जब खान साहब का रईस हो रहा था, पीपल्स पार्टी पे मैंने खबरें की। अभी आज भी आप जाएँ उसमें सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरे ऊपर कोई 5 वहाँ पे सुओ मोटो केसेस हुए मेरी खबरों पे, सारे पीपल्स पार्टी के खिलाफ थे। जो स्कैंडल थे बड़े बड़े, बिलियंस डॉलर थे, और हर रोज़ इस पर वज़ीर आज़म, उनके मिनिस्टर वगैरह उनकी पेशियाँ ला करी, हमें भी बुलाया जाता था। सो उसकी जो स्टोरीज थी, मैं राजा प्रदेश साहब पे की, यूसुफ गिलानी साहब पे की, उनकी हुकूमत पे की, जरदारी साहब पे बहुत सारी खबरें हैं 2008 के, क्योंकि मैं प्रिंट में था, न्यूज़ में था, तो उस वक्त वो टीवी इस तरह मैं टीवी पे नहीं आ रहा था, सो आम आदमी को नहीं था। जब फिर इंग्लिश में थी स्टोरीज, सो उसका थोड़ा सा वो हो गया, उसकी व्यूअरशिप या रीडरशिप जो है थोड़ी महदूद हो जाती है इंग्लिश की, सो लोगों को वो पता नहीं है। अब जो स्टोरीज मैंने उस वक्त इनके गिलानी साहब पे या उन जरदारी साहब के दौर में की, और उससे उनका इमेज सामने है कि कितनी इसमें इरेगुलरिटीज क्या है, उसका बेनिफिशियरी कौन था? उसके नवाज शरीफ साहब थे। इन्होंने वही नारे लगाए बाद में, क्योंकि ये अपोजिशन में बैठे थे। जो जर्नलिस्ट स्टोरीज कर रहा होता है, हुकूमतों को एक्सपोज कर रहा होता है, उसकी बेनिफिशियरी हमेशा अपोजिशन होती है। अब मैं इसलिए तो खबर नहीं रोक सकता स्टोरी कि मैं ये खबर करूंगा तो इसका फायदा नवाज शरीफ साहब को होगा, कल को एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक। वो उनकी हुई। जब नवाज शरीफ साहब है, उन पर मैंने स्टोरीज करनी शुरू की, और मेरा उस दौर में मेरे ऊपर कोई 15 केसेज हुए पैमरा में। ठीक। जब नवाज शरीफ साहब का दौर था, मैंने जो स्कैंडल किया, स्टोरी, बड़े बड़े लोग थे, मैंने 50 पेशियाँ भुगती पैमरा में, और सारे अल्हम्दुलिल्लाह केसेस जीते। 5 मेरे पे सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे मैंने कहा, बुलाया, अदालतों में केसेस हुआ, सब में अल्हम्दुलिल्लाह जीते केसेस। सो जब मैं स्टोरीज वो कर रहा था, उसका बेनिफिशियरी किसने होना था? इमरान खान ने होना था, बिल्कुल। बिकॉज ही वॉज अपोजिशन। जैसे नवाज शरीफ साहब के बेनिफिशियरी उनके जरदारी साहब के दौर के नवाज शरीफ साहब थे, सेम इन्होंने होना था। अब मैं उस वक्त मैं खबरें ना करता, क्योंकि मैं करूँगा तो इमरान खान विल एक्सप्लॉइट दिस स्टोरी, सो मुझे चुप रहना चाहिए, जमहूरियत। अब ये मेरा काम नहीं था। एज ए जर्नलिस्ट आई कॉन्ट स्टॉप माई स्टोरीज। खान साहब को एक एज था, जो एज खत्म हुआ है अब। वो ये था कि ही वॉज, मतलब ये वो घोड़ा था, एक तरह का सियासी घोड़ा था, जो कभी उसने दौड़ नहीं, मतलब दौड़ी थी, कभी फील्ड में नहीं आया था, कभी उसने रेस नहीं लड़ी थी, हुकूमत में नहीं आया था। अब अगर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की बढ़ रही हैं, बिजली की बढ़ रही है, महंगाई हो रही है, फैसले गलत सही हो रहे किसी हुकूमत में, नवाज शरीफ साहब दौर में, तो मतलब हाउ कुड वी ब्लेम इमरान खान? कि इमरान खान साहब कह रहे हैं, मतलब कीमतें अगर आपने पेट्रोल की 20-30 रुपये बढ़ा दिए, तो शाम को मुझे गुफ्तगू इमरान खान के खिलाफ करनी चाहिए, या मुझे इनकी हुकूमत पे, वज़ीर ख़जाना पे, या इनकी पॉलिसीज़ पे बात करनी चाहिए? सो जो हम खबरें कर रहे हैं, खान साहब क्या कर रहे थे, वो हमारे स्टोरी स्कैंडल, मेरे अरशद शरीफ के ज़्यादा, मोस्टली अरशद करता था इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़, मैं करता था, एक आध और भी होंगे उसमें। जब टीवी की मैं बात करूँ, हम खबरें लाते थे, स्टोरीज़ लाते थे। खान साहब शाम को उठाते थे, उन्हीं को अपने जलसों में वो करते थे, उन्हीं स्टोरीज़ को हमारा नाम लेके कहते थे। उससे तसव्वुर बनना शुरू हो गया, जनाब ये तो बड़े उनके सिंपथाइज़र हैं। अब मेरा काम अपने अखबार में या टीवी में खबर देने। अब आप एक अपना शो करते हैं, आप उसको उठाएं अपने शो में, शाम को आप उसको नरेट करें, बताएं कि ये स्टोरी है, तो ये तो नहीं कहा जाएगा कि आप मेरे सिंपथाइजर हैं, बिकॉज फॉर यू इज़ अ स्टोरी। सो खान साहब का जो दौर था, उनसे पहले वाला, वो जो तस्वर आया कि हम सारे खान साहब के सपोर्टर थे, हम खान साहब के सपोर्टर नहीं थे। खान साहब हमारी खबरों की वजह से, हमारे स्कैंडल फाइल कियों की वजह से अपनी बेस बना रहे थे। वो शरीफ फैमिली हो, शरीफ रूलर्स हों, या उस दौर के जितने भी वो थे या हुक्मरान थे, उनके खिलाफ नरेटिव बनाते थे ऑन द बेसिस ऑफ आवर स्टोरीज। मुझे याद है, उससे ज़रा पीछे जाएं, अगर आप किसी दिन अगर तो उस पर थोड़ी सी रिसर्च करें, जो जना मुशर्रफ का दौर था, बहुत सारी भी, आई एम सॉरी लंबी होगी, बट दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जना मुशर्रफ के दौर में मैंने कुछ 70 के करीब स्कैंडल फाइल किए, या 72। उनके दौर में बड़ा मुश्किल दौर था न्यूज़ में। आई मस्ट कम्प्लीमेंट मीर शकील रहमान साहब, जंग के जो मालिक थे, कि उन्होंने छापे। ये आसान काम नहीं था मुशर्रफ दौर में, 72। तो पीपल्स पार्टी क्या करती थी, मेरे न्यूज़ में ये छपते थे स्कैंडल स्टोरीज, वो उठा के उनको शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और मेरी खबर का डाउनलोड करके उसको पीपल्स पार्टी की वेबसाइट पर लगाते थे, और फिर उसको रेफरेंस बना के उस मिनिस्टर या हुकूमत के बंदे के खिलाफ नायब को ये जाके रेफरेंस भी फाइल करते थे। उस दौर में देखें 2002 से लेके, बल्कि इवन उससे देखें 99 से ऑनवर्ड, तो मोस्टली जो इन्होंने रेफरेंसेस फाइल किए पीपल्स पार्टी ने अगेंस्ट मुशर्रफ, शौकत अजीज़, इनकी हुकूमतों के, चौधरी सबान, सारे, वो मेरी फाइल की हुई स्टोरीज़ हैं। ये करने का रेफरेंस भी फाइल करते थे नैब में। और जब इनकी हुकूमत है, मज़े की बात है, जब हुकूमत है इनकी
ये इनकी पीपल्स पार्टी, अब समझा जाएगा मैं पीपल्स पार्टी का बड़ा सपोर्टर था, ये भी इल्ज़ाम लगता था बिकॉज फाइलिंग स्टोरी के अंदर मुशर्रफ देवर हाईलाइटिंग, उन्होंने कहा जनाब इनका तो कोई अनहोली अलायंस है पीपल्स पार्टी के साथ, ये भी इल्ज़ाम लगता है मुझ पर, क्योंकि फ़ायदा उनको हो रहा था। जो ही हुकूमत बनी सर, जो पहला काम किया पीपल्स पार्टी, मुशर्रफ के साथ डील हो गया, एनआर हो गई, इन्होंने सेलेक्ट ऑल करके वो सारे के सारे इन्होंने डिलीट कर दिया अपनी वेबसाइट से। सो अब आप, हाँ, मैं इमरान खान का फिर मुझ पर लग सकता था इल्ज़ाम, हालांकि इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट करना पॉपुलर चीज़ है, मैं तो क्रेडिट लूँ, वाह जी बल्ले बल्ले, हमारी वजह से वो खान बादशाह आसमान पे चढ़ गया, पहाड़ पे चढ़ गया, नीचे नहीं उतर रहा। आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट, जो अच्छा बुरा था उनका अपना क्रेडिट है। अब जब हाँ मेरे पे इल्ज़ाम लगता है, अगर खान साहब का दौर आया उसमें मैं चुप रहता, उन पे खबरें ना करता, उन पे स्टोरीज ना करता, उन पे स्कैंडल ना करता, तो फिर कहना था यार रऊफ पार्टी बना, इसने पीपल्स पार्टी पे भी किए, इसने मुशर्रफ पे भी किए, नवाज शरीफ साहब पे किए, लेकिन इनके जब खान साहब आए ना तो फिर ये मोम हो गए, फिर इनका दिल पसीज किया, इनके हीरो थे और इन्होंने हीरो को कुछ नहीं, का दावा नहीं करता सर। इमरान खान साहब के दौर में फिर मैं कहूँगा जो दो तीन जर्नलिस्ट थे, अच्छा नहीं लगता अपने बारे में मैं कहूँ, जिन्होंने खुल के लिखा, स्टोरीज की, स्कैंडल्स किए, और दर्जनों स्कैंडल इनकी हुकूमत पे इन पे किए, नाक में इनका दम आया हुआ था, एवरीबॉडी नोज। खान साहब नमल गए, मैं आपको क्लिप भी दिखाऊंगा अगर आप यूज़ करना चाहें, इसमें नमल में गए, उस वज़ीर आज़म थे, इन्होंने मेरा नाम लेके कहा, जो शाम को बैठ जाते हैं रऊफ क्लास, वो हमें बताता है जी कि जी आज ये गलत हुआ, फलां गलत हुआ, फलां हुआ, तो ये हुआ, मतलब उन्होंने मजाक उड़ाया मेरा वहाँ पे कि ये हमारे खिलाफ। इवन इनकी मुलाकातें हुई 2-4 दफ़ा, जो मैंने सवालात के खान साहब ने बैन कर दिया, कहता इसको नहीं बुलाना यार, मुझे 6 महीने बैन रहा। उन्होंने 2 दफ़ा सहाफ़ी बैठे हुए थे एंकर्स, उन्होंने शो में कहा, और काशिफ अब्बासी सब गवाह हैं इसके, मालिक इसके गवाह हैं, मेरा और आमिर मतीन का, कहते इनका दोनों का शो बंद कर दें तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। ही सेड इट एज द वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो उस पर काशिफ अब्बासी कहता है कि जनाब रऊफ और आमिर का शो तो बंद हो गया, मालिक का बंद करवा दें, तो मालिक का भी कहा इसका बंद कर दो। ये उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन्होंने कोई 20-30 सहाफ़ियों के दरमियान कहा हुआ है। सो आप सहाफ़ी पे उस वक्त कहें कि एक हुकूमत वो स्टोरीज करता है, दूसरी पे नहीं करता, फिर उनको साथ मिलता मिलाता है, मशवरे देता है, पार्टनर बनता है इन क्राइम्स। सो दैट्स हाउ इज़ माई पोजीशन कि मेरे पे इतराज़ हो सकता था अगर मैं इमरान खान साहब के दौर में सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा आपने एक बड़ी मेच्योर बात की कि आइदर यू आर दिस साइड और दिस साइड, यू कैन नॉट बी न्यूट्रल डेफिनेटली या इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हमारा अपना है, हम अपने उस पर खड़े हुए हैं स्टैंडिंग पे। कोई मेरे बारे में ये नहीं कह सकता, वैसे आगा साहब पूछिएगा कि इज़ आवर बॉय, नोबडी विल से दैट, नोबडी विल से दैट रऊफ हमारी जेब में है या हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा जमूरा है, हम जैसे कहेंगे कर लेगा, नोबडी विल से दैट। अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये शुक्र है, दैट्स वर्थ मतलब है कोई थोड़ी सी अपनी इज्जत बचाई हुई है। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम करंट सिनेरियो की तरफ आएंगे। सर, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने पहले तो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से असम्बली को मुस्तरद किया, लेकिन जैसे ही पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से आर्टिकल 6 की कार्रवाई के हवाले से अंदिया दिया गया, तो उन्होंने रातों रात अचानक ही असम्बली पर साइन भी कर दिए। आप कैसे देखते हैं? सर अलवी साहब को मैं बड़ा पुराना जानता हूँ, मेरा ख्याल 2013 में पहली दफ़ा मैंने बयान किया है। अब इसको ये कहें शरीफ आदमी है, जेंटलमैन है या बुज़दिल है, इट्स अप टू यू, हाउ डू यू वांट टू डिफाइन हिम। कोई शरीफ आदमी बुज़दिल होता है ना, जेंटलमैन ही बुज़दिल होता है ना, कि वो पढ़ा लिखा आदमी समझदार तो वो चाकू छुरा लेके नहीं फिरता। मुझे वाकया याद है कि जिसके बाद मुझे पता है कि इनकी तबीयत किस तरह की है, इनको थोड़ा सा थ्रेट करें ना, थोड़ा सा डराएं, ये डर जाते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हो रहा था सर, उस वक्त ये मेंबर थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, 2013-2018 की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी। इसमें उन्हीं दिनों में ना ये आया पनामा पे, वो आया स्कैंडल आया शरीफ फैमिली का, तो उसका इशू थोड़ा सा रेज हुआ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। इन्होंने ना उन्होंने उस पर हसन नवाज और हुसैन नवाज और मरियम पे ना कोई कमेंट किया कमेटी में। ठीक, मैं बैठा हुआ था, आई विटनेस टू दैट, और सहाफ़ी भी थे उसमें बैठे हुए थे 2-4, मेरा क्या रोहेल असगर साहब थे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, शेख रोहेल असगर साहब थे, राना तमीर साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, मुझे अब ये नहीं याद कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, लेकिन रोहेल असगर साहब, राना तमीर और कोई 1-2 और थे। उन्होंने एक सिंगल थ्रेट की उन्होंने इनको वहीं कमेटी में, वहाँ कहा अलवी साहब आपकी दफ़ा आपने फिर नाम लिया ना हसन और हुसैन का, तो फिर मैं आपकी और आपके लीडर की ना यहाँ पे मैं ऐसी तैसी कर दूंगा मैं। अब आपने बात, इन्होंने मादरत की, इन्होंने कहा आई एम सॉरी जी, गलती होगी, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, और इन्होंने फौरी तौर पर इल्ज़ाम वेटर। एट दैट टाइम आई रियलाइज यू आर मेंबर ऑफ द कमेटी, पनामा स्कैंडल आया हुआ है, स्टोरी आई हुई है, आपने कोई बात की है, आप डट जाए, आप खड़े हैं जी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या कर लेते भी आपका, लेकिन बट ही कॉट कोल्ड फीट। तो वहाँ से मुझे फील हुआ कि इनमें स्टैंड लेने वाली कैपेसिटी नहीं है। सो सैमिक सेड ऑल दिस, जो आपने बात की है, उनको जब इन्होंने ये लगा, उन्होंने कहा जनाब हम आप पे आर्टिकल 6 करेंगे, 2 केसेस करेंगे। पहले भी आपको पता है कि वो जो उनकी सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को गलत करार दे दिया था और उन्हें बहाल कर दी थी, और फिर आपको याद हो काजी फैज़ ईसा वाला भी पड़ा हुआ है। उन्हें यह था कि काजी फैज़ ईसा साहब भी बैठे हुए हैं वहाँ पे,
सुप्रीम कोर्ट में, जिनके खिलाफ मैंने रेफरेंस भेजा था वो बहाल हो गए थे। इधर से अगर रेफरेंस आते काजी साहब चीफ जस्टिस हैं, तो मुझे जो महीने का 10-12 लाख रुपए तनख्वाह भी मिलनी है, गाड़ियाँ भी मिलनी है, सरकारी घर भी मुझे तायात इनको मतलब बड़ा मिलना है, नौकर चाकर सारे मिलने हैं, बिजली के यूनिट्स वगैरह, ये तो मैं मारा जाऊँगा। सो उन्होंने रिस्क ही नहीं लिया कि जनाब के मैं फौरी तौर पर 12 बजे से पहले ये कम अज़ कम मैं जारी कर लूँ मैं सारा। वैसे डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के किरदार पर अगर बात करें, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और एज अ मेंबर ऑफ पीटीआई, दोनों तरह से उनके किरदार के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इवन खान साहब को भी कहा जाता है कि उनको भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जब जब उनकी ज़रूरत पड़ी इस सारे कोर्स में, तो उन्होंने वो किरदार अदा नहीं किया जो उनसे तवक्कुआत थी। खान साहब की जो तवक्कुआत होते हैं अपनी पार्टी के वफादारों से, वो तो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब है वो आने लाइटर नोट में अक्सर कहता होता था अपने पीटीआई के दोस्तों को, बंदे को गुरिल्ला जंग का ट्रेनिंग होनी चाहिए, पहाड़ों में रहा हुआ हो, जंगलों में रह सके, अंडरग्राउंड रह सके, 2-2 4-4 दिन भूखा सो सके, 6-6 महीने के लिए घर से गायब हो जाए, घर वाले बच्चे बेदार, पुलिस छापे मफरूर पुलसा, वो पंजाबी में कहते हैं पुलसा लगे हों पीछे, और वो डट के खड़ा रहे, बच्चे स्कूलों में हैं नहीं है, कुछ भी हो जाए। ये तो खान साहब का वफादारी का लेवल, इससे काम पे तो वो नहीं मानते कि कोई बच्चा पढ़ा लिखा हो सकता है, कुछ समझ। इनका क्राउड मोस्टली मतलब आपके मिडिल क्लास है, शहरों के पढ़े लिखे बच्चे हैं। मैं आपको इस पे लेकर आता हूँ कि खान साहब का म्यार क्या है, उनका क्राइटेरिया क्या है कि जनाब कि जो वफादार है, जो उनके लिए जान दे सकता हो, मर सकता हो, या खुदा ना खासा किसी की ले भी सकता हो जान वगैरह जो है। आप एक पॉलिटिशियन थे, एक सियासतदान है, आपको बच्चे नौजवान बच्चे हैं। मेरा अपना बच्चा जो था वो इनका उन सपोर्टर था, मैं उनको भेजता भी हूँ। अगर मेरा बेटा जाता भी है मैं रैली में जाने के लिए, शाम को मेरा बेटा मुझे महफूज चाहिए। मैंने कोई अनारकिस्ट नहीं पैदा किया हुआ, मैंने कोई वो नहीं पैदा किया कि लोगों के वो जाके वो तोड़े फोड़े, उनकी गाड़ियाँ तोड़े, आग लगाए, पुलिसों से लड़े झगड़े करे। अब पीसफुल असम्बली है, जाए मुजाहरे करे, पीसफुल तरीके से करे, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान ना दे, स्टेट को नुकसान ना दे, लोगों को नुकसान दे। दैट्स आई वांट कि मेरे अगर बेटा मुझे शाम को मेरे घर पे चाहिए। आपने अगर ये करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इतने सारे लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी उनकी सेफ्टी की, जानों की, मालों की आपकी जिम्मेदारी है। आप लीडर हैं। और पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड ममालिक में ये उस तरह के नहीं होते कि यहाँ पे पुलिस नहीं यूज़ हो गया। आपने यूज़ नहीं की थी जब आप प्राइम मिनिस्टर थे, आपने कितनी दफ़ा यूज़ नहीं, आपने तो ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन सारी जेल में डाली हुई थी। कौन सा बंदा था जो बाहर था? आपने किस पे केसेस नहीं किए? सहाफ़ियों पे नहीं किए आपने, अगेन उस पे नहीं किए, अगेन एक उसमें पॉलिटिशियंस पे नहीं किए, या पोजीशन पे नहीं किए, फौज किससे नहीं लड़े आप? आपके पास एक सदर था, उसको आपने पार्टी वर्कर से ऊपर नहीं उठने दिया, आपने उसका स्टेटस नहीं बनने दिया कि एक इंडिपेंडेंट पावर जो आज आपके काम आता। आप वो सदर साहब भी कहते हैं कि मैं जो फ़ोन करता हूँ इमरान खान साहब की बात करने के लिए आर्मी चीफ को, मेरा वो फ़ोन नहीं सुनते। अब ज़रा अंदाज़ा करें, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज जो है, ही इज़ कॉलिंग आर्मी चीफ, वो फ़ोन नहीं सुनते। ये उनको खुद बिकॉज ही का इज है। नो वन इन द पार्टी ना। उसकी रीज़न क्या है कि वो अब ये समझते हैं कि इज़ ए पोलिटिकल वर्कर, मतलब आरिफ अलवी इज़ ए पोलिटिकल वर्कर। इमरान खान तो उसको खुद इज्जत नहीं करता। मतलब अलीमा खान साहिबा ने खड़े होकर 4 बातें सुना दी हैं उनको पार्टी में। एक उनके खिलाफ आपको याद होगा ट्वीट्स किए गए, उनके खिलाफ ना टीवी शोज़ किए गए, उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए गए। क्यों कि अलवी साहब हमारी मर्जी का काम नहीं कर। अलवी साहब ने क्या कुछ नहीं किया खान साहब के लिए, हालांकि मेरी आई मे हैव नो लव लॉस्ट फॉर हिम, लेकिन वो कहते लेट मी उसे डिफेंड हिम। उनका भाई उन्होंने आपके कहने पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हलफ नहीं लिया, उन्होंने वज़ीरों से हलफ नहीं लिया, उन्होंने बिलों पे साइन नहीं किए, उन्होंने हर अहम ये मौके पे उन्होंने हल्डर क्रिएट करने की कोशिश की, उन्होंने बिल वापस किए जो अगेन हुकूमत के हिसाब से अहम थे, उनके हिसाब से अहम नहीं होंगे। सबसे बड़ी, जब आर्मी चीफ का ये तकर्रुर हो रहा था, उस वक्त उन्होंने खान साहब ने कहा कि समरी लेके पहले मेरे पास जमान पार्क हो। वो सारे काम छोड़ के यहाँ से इस्लामाबाद से जमान पार्क गए, वहाँ बैठ के आपने इजाज़त दी तो उन्होंने की। अब ये सदर पाकिस्तान के काम था कि वो जमान पार्क जाएँ और पहले आर्मी चीफ की तकर्री जो है उससे अप्रूवल लें खान साहब से। आपने कहा जी इलेक्शन का था, उन्होंने डेट दी थी इलेक्शन की, वो कहते हैं इलेक्शन की डेट नहीं। पंजाब के इलेक्शन की डेट तो दी थी उन्होंने, याद है आपको सर? मेरे ख्याल 14 को अप्रैल थी या 16 को समथिंग। अगर उन्हें इलेक्शन नहीं करवाया तो सदर साहब क्या कर सकते हैं? भाई आपका एक टूथलेस प्रेसिडेंट है, ये फरूक लगारी साहब नहीं बैठे, गुलाम इसाक खान साहब नहीं बैठे, मुशर्रफ नहीं बैठे, दोज पीपल हु वर एम्पावर्ड विद द पावर्स, हुकूमतें नहीं तोड़ सकते थे। आपके कहने पे उन्होंने, हालांकि रूलिंग थी उसकी उसके कासिम या उसकी सूरी की, जो गलत रूलिंग बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गलत थी, उन्होंने बगैर वोट करवाए उन्होंने उसको रूलिंग को वो कर दी, उन्होंने तहरीक अदम की मोशन को किल किया। आपने इसके बावजूद इमरान खान साहब ने असम्बली तोड़ी, आपने उनकी असम्बली तोड़ी हुई उन्होंने उसको वो कर दिया, एंडोर्स कर दिया कि हाँ ठीक है। इन्होंने उनको भेजा कि ये काजी फैज़ ईसा के खिलाफ हम रेफरेंस फाइल कर रहे हैं, सदर ने वो भी आगे फॉरवर्ड किया। मतलब सदर पाकिस्तान मुझे समझ नहीं आती। आरिफ अलवी साहब उसके बाद वो कहते हैं ना हमारे बच्चे की जान लो का क्या मतलब, क्या करें अब इसके बाद, मुझे समझ नहीं आती। व्हाट शुड वी डू?
वही वाली बात, गुरिल्ला जंगें लड़ें, गायब हो जाएं, डिसअपेयर हो जाएं, बच्चे रुल जाएं, फैमिली रुल जाए, फिर खान कहेगा देखा डट के खड़ा है अलविया हमारा, ये होना चाहिए। ओ भाई मेरे, ये पढ़े लिखे लोग थे, ये मतलब पॉलिटिक्स करने भाग गए सारे के सारे। असद उमर आए थे, वो भाग गए, मैं एक बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग थे भाग गए। कोई खुद भी रहे पॉलिटिक्स में रहे, कोई अपने फॉलोअर्स को भी रहने दें, कोई मतलब आरिफ अलवी साहब को भी अब आपने क्या सेशन नहीं बुलाना। अब वो डर गया बेचारा कि मेरे पे आर्टिकल 6 लाख गया तो ये जो मैं 8-10 लाख रुपए मुझे पेंशन मिलनी है, खान साहब उसके पीछे पड़ गए। इमरान खान साहब को खुश नहीं किया जा सकता, ये मेरा ख्याल है। उनकी जो तवक्कुआत हैं वो अपनी पार्टी लीडर से हूँ, अपने फॉलोअर से हूँ, अपने लोगों से, वो मैंने आपको उनका क्राइटेरिया बता दिया है। कोई भी इंटरव्यू देने जाए बड़ी पोस्ट के लिए, ये सारी चीज़ें वो तैयारी करके जाए, सर्टिफिकेट साथ लेके जाए, कोई 8, 10, 15, 20, 30 FIR लेकर जाए, फिर खान साहब कहेंगे यस ही इज़ द मैन। ये ऐसा टाइगर होता है, ये टाइगर ऐसे होना चाहिए, फिर खान साहब मानेंगे। सर, इमरान खान साहब की तरफ से जो IMF को रिगिंग के वाले से, इलेक्शन रिगिंग के वाले से खत लिखा गया, इस पर आपका क्या मौक़िफ़? सर्टेन पीपल नेवर लर्न, मैं उस पर कहूँ, सीखते नहीं होते। वो कहते हैं 2 किस्म के लोग होते हैं, एक लोग होते हैं उम्र के साथ ना वाइज होते हैं, एक लोग ना बस उम्र के साथ बूढ़े होते हैं। ये दोनों किस्में हैं ना। तो खान साहब कितना बड़ा पाकिस्तान की इस 75-76 साल इस हिस्ट्री में अगर कोई जेन्युइन सेलिब्रिटी मैं समझता हूँ आया, जेन्युइन जिससे लोगों ने प्यार किया, एडमायर किया, पैसे जाने निछावर की, वो इमरान खान साहब थे। कैद आज़म के बाद अगर किसी को समझा जाता है, भुट्टो साहब वो क्रिज्मेटिक थे, खान साहब जो थे शायद उनसे भी आगे निकल गए हैं। बात यह है कि आपको एज ए प्राइम मिनिस्टर चंद चीज़ों का पता होना चाहिए कि आपकी रेड लाइन क्या है। आपके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, हटाया गया जी, मान लिया जी गलत हटाया गया, तरीके एतमाद नहीं आनी चाहिए थी, आप मुल्क को बड़ी तरक्की करवा रहे थे, मान लिया सारा, वो सब कुछ ठीक हो गया, आपके साथ बहुत ज्यादती होगी सर, तो क्या फिर आपको जवाबन ज्यादती किसके साथ करनी चाहिए? रियासत के साथ करनी चाहिए या 25 करोड़ लोगों के साथ करनी चाहिए, जिसमें आपके लोग भी शामिल हैं जिन्होंने आपको भी वोट दिया? आम आदमी तो मतलब है, कोई आप और मैं तो सपोर्टर नहीं थे, मैं तो कभी सपोर्ट नहीं किया खान साहब को हटाया, जो मैं तो चाहता था 5 साल पूरे करें, 5 साल पूरे करते उम्र भर लोगों ने दोबारा इनको 5 सीटें नहीं मिलनी थी। मैं तो उस वक्त फिरता रहा कि मेरे रिकॉर्ड पे शोज़ हैं कि खान साहब को ना हटाएं, लोगों को एक दफ़ा पूरे का पूरा इनका टेस्ट जो है ना इनको लेने दें, उनको पता चल जाएगा खान साहब की क्या कैपेसिटीज़ और क्या है। ये तो ब्लंडर इन्होंने मारा खान साहब को हटा के, जिनका सबसे बड़ा एक आइडियल जो था जिसको प्रमोट किया वो उस्मान बुज़दार, जो पहाड़ों में रहने वाला बंदा, नो ऑफेंसेस टू हिम, मैं कोई ये नहीं कह रहा, पहाड़ों में हम भी देहाती लोग हैं, उससे बुरे हालात में, उनको उठा के आपने 12 करोड़ के मॉडर्न शहर का आपने उनको चीफ एग्जीक्यूटिव लगा दिया और वो सबसे पहले भागे। ठीक है सर, उनको बेचा, सेल किया कि ये तो वसीम अकरम जैसा बड़ा बॉलर, ये तो वसीम अकरम की इंसल्ट किया अगर मुझसे उन्होंने पूछे। उनको वो क्वालिटीज़ बताई उन्होंने उसकी उस्मान बुज़दार की, जिसका उसको खुद नहीं पता था कि मेरे नच हैं, ये भी है, खान साहब कह रहे हैं तो होंगी मेरे अंदर, फेयर इनफ। भाई अगर ये आपका ये लेवल था, चीज़ें थी, आपने IMF की डील तोड़ी, इन्होंने सर खुद तोड़ी 2022 में जनवरी में, लोगों का एहसास है इस बात का, आम आदमी नहीं समझता। और मुझे बाज़ दफ़ा वो लोग कहेंगे ना, बड़ी अजीब सी बात लगती है कि मतलब तरस भी आता है, गुस्सा भी आता है। सर, माज़रत के साथ कुछ तजियाकार ये भी कहते हैं कि 2013 में भी उन्होंने सिविल नाफरमानी का कह के मुल्क को नुकसान पहुंचाया, जैसे आपने बात की 2022 में भी अप्रैल में उन्होंने डीरेल किया, एक दफ़ा नहीं किया, IMF के प्रोग्राम को, तीसरी दफ़ा कर रहे हैं। हाँ जी, और अब ये दोबारा जो तीसरी दफ़ा, ठीक, इस वक्त इनको पता था मेरी हुकूमत जा रही है, इन्होंने कहा जनाब कि हमने वो करना है, इनको सज़ा देनी है। किसको सज़ा देनी है? फ़ौज को देनी है, जनरल बाजवा को देनी है। भैया आप प्राइम मिनिस्टर हैं, जनरल बाजवा साहब को वैसे डिसमिस कर दें, उनका ट्रायल का आर्डर कर दें कि ये मेरे उसे डिसोबीडियंस कर रहे हैं। आपने जब IMF की डील तोड़ी, इन्होंने, आम आदमी बड़ा खुश हो गया, 10 रुपये पेट्रोल की कीमत कम कर दिया खान साहब ने। अब IMF इनको कह रही थी, जो लोगों को समझने की ज़रूरत है कि सब्सिडी मत दें। सब्सिडी आप कहाँ से देते हैं? तरक्याती फंड से पैसा निकालते हैं या फिर कर्जे लेते हैं, वो लेके 100, अब उनका ये कहना था कि 150 रुपये फी लीटर आपको पेट्रोल पड़ रहा है, आप 150 पे बेचें। आपने अगर कुछ सब्सिडी देनी है, टारगेटेड दें उस सब्सिडी, मोटरसाइकिल वाले को देनी है कार्ड दे दें। 10,000 रुपये आपको याद होगा एहसास प्रोग्राम का बढ़ा दिया था उन्होंने, कि उन्होंने कि बढ़ा दे पैसे। उन्होंने कहा जनाब अब यहाँ पे एम्बेसीज हैं, फॉरेन एम्बेसीज हैं, उनके हज़ारों गाड़ियाँ हैं, गैर मुल्की जो रहते हैं, इसमें इस्लामाबाद की मैं बात करूँ, कराची लाहौर भी रहते हैं, उनके मतलब हज़ारों गाड़ियों को पेट्रोल 140 पे मिल रहा है जो आम आदमी को मिल रहा है। IMF कहती था पागल हो गए। एम्बेसीज को, यहाँ लोगों की जेब से पाकिस्तानी अवाम का पैसा जो है वो डेवलपमेंट फंड से इन्होंने 250 बिलियन रुपीज़ निकाला, जिससे सड़कें, मोटरवे या कुछ और बनना था, उठा के आपने तेल की कीमत में फूंक दिया। उन्होंने कहा भाई साहब यहाँ बैंक्स हैं, हज़ारों बैंक हैं, उनकी हज़ारों, लाखों नहीं तो हज़ारों गाड़ियाँ हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, हज़ारों गाड़ियाँ उनकी हैं। यहाँ पे मतलब है उस मियाँ मंशा साहब हैं, रियाज मलिक साहब हैं, मैं वैसे ना, इवन अलीम खान साहब का नाम लेते, वो हैं, और सहगल हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं। उनको ज़रूरत है कि उनको सस्ता पेट्रोल दिया जाए। वो कहते थे इन लोगों ने तो टैक्स देना है आपको, इनसे टैक्स कलेक्ट करें, ये सारा पैसा आने दें, आने के बाद
इसी में से पैसा निकाल के गरीबों को दे। जैसे बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे 200 बिलियन की सब्सिडी, कभी IMF ने रोला डाला है? एहसास प्रोग्राम पे उन्होंने कभी रोला डाला है? अभी हेल्थ प्रोग्राम आपने शुरू किया, आपने अरबों रुपए दिया, उन्होंने कुछ कहा? ठीक। वो कह रहे थे कि सब्सिडी मत दें, क्योंकि आप जाते हैं फिर बैंकों से लोन लेते हैं, उस पे 7,000 बिलियन इस वक्त हर साल हम सूद दे रहे हैं कर्जों पे, 7,000 बिलियन। खान साहब को पता था कि जो ही ये डील ये टूटे, मैं पेट्रोल को मैं इनको लो करूंगा, सब्सिडी दूंगा, IMF विल वॉक आउट। IMF के वॉक आउट का क्या नुकसान है? आपका डॉलर जी शूट करेगा, आपका आपका इन्वेस्टर भाग जाएगा, आपको वर्ल्ड बैंक एशिया डेवलपमेंट पैसे देने बंद कर देंगे, UAE इवन सऊदीज वगैरह भी रोक लेंगे फंडिंग, क्योंकि उनके अरेंजमेंट्स उनके साथ हैं। बाईलैटरल मल्टीलैटरल आपको लैंडिंग एजेंसी पैसे नहीं देंगे, पाकिस्तान के पास ऑलरेडी डॉलर्स नहीं। और खान साहब के दौर में एक और काम हुआ था, आम आदमी, फिर मैं कह रहा हूँ, वो इस वक्त मेरी बातें सुन के ना उसका लहू तप रहा होगा मेरे पे कि रऊफ साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, खान साहब तो मुल्क को कहाँ पे लेके जा रहे थे। जब खान साहब आए थे उस वक्त 55 बिलियन ये डॉलर थे, 55 से 60 अरब डॉलर की आपकी इंपोर्ट थी, जो दुनिया से हम शॉपिंग कर रहे थे। जब खान साहब छोड़ के गए 80 अरब डॉलर। लेकिन वो क्लेम करते हैं हम 6% तरक्की पर छोड़ के गए मुल्क को। सर वो इस मुल्क में फजिंग के लिए तो आपको पता है कि इसाक डार साहब भी बड़े महर थे, उन्होंने फजिंग की हुई है। 6% पे जो मुल्क वो तरक्की कर रहा होता है, ज़रा उसकी कहानी सुन लें, मुझे यानी आप ही समझा दीजिएगा। अब 55 से 66 उस 60 बिलियन डॉलर पे आप इंपोर्ट थी, आप लेकर गए 80 अरब डॉलर पे। अब फिर आपकी एक्सपोर्ट कितनी होनी चाहिए थी? आपकी 100 अरब डॉलर होनी चाहिए थी, ताकि 20 अरब डॉलर सरप्लस होगा। यहाँ पे क्या हुआ, 31 अरब डॉलर एक्सपोर्ट थी, 30 अरब डॉलर रेमिटेंसेस बाहर से, 61 या 60 अरब डॉलर इंपोर्ट आपकी पहुंची हुई 80 अरब डॉलर। 20 अरब डॉलर का गैप था, वो आपने फिर लोन लेके पूरा करना था, टैक्स लगा के पूरे करने थे, जिससे इकोनॉमी आपकी सिक्वीज हुए। इनके दौर में 10 अरब डॉलर की, आपको याद होगा, इन्होंने मतलब गंदम और उसको शुगर, दालें, चीनी, ये काटन तक आप इंपोर्ट कर रहे थे। सो खान साहब का जो उसका IMF वाला था, मैं तो इसलिए चाहता हूँ, ग्रोथ हो रही थी ना, होने देनी थी ना। मैं तो चाहता था 1.5 साल एक इनको देते, लोगों को पता चल जाता कितनी ग्रोथ हो रही थी और कैसे हो रही थी। आपका डॉलर 160 से सर 188 पे गया, 182 पे हुआ। फिर डार साहब आए, उन्होंने भी खान साहब वाला काम किया, मिफ्ता को डील नहीं करनी थी, सितंबर 2022 में डिले की, जिसके बाद डॉलर आपका 300 रुपये पे गया। अभी भी खान साहब वही चाहते, जिससे उनकी चीखें निकली आवाम की, जो उन्होंने IMF के साथ डील तोड़ी थी और शौकत तरीन को कहा था तुमने होने नहीं दी थी, जो कॉल्स उनकी पकड़ी गई थी। आपको याद हो, जो शौकत तरीन की कॉल थी वो पकड़ी गई थी उनके साथ, झगड़ा साहब के साथ और मोहसिन लगारी के साथ, कि डील नहीं होने दे। रीजन, डील नहीं होने देंगे मुल्क पीछे जाएगा जी। इनको एहसास ही नहीं है हमारे लोगों को कि वंस इट्स ए डिफॉल्ट का इनको पता है। दुनिया के साथ बिजनेस बंद, एयरलाइंस बंद, तेल की इंपोर्ट बंद, गैस, खाना पीना, वो कहते हैं ना हमारे पंजाब में, हुक्का पानी, सबसे बंद। दुनिया फिर आपसे बिजनेस की दवाइयाँ नहीं आ सकती, आप कहीं जा नहीं सकते, फिर एवरीथिंग विल बी ऑन कैश। कोई आपने कोई चीज़ लेनी है, इंटरनेट लेना है, गैस इंपोर्ट करना है जिस पे बिजली बन रही है, या आपने वहाँ पे फ्यूल मंगवाना है, फिर कैश आपके पास होता तो आपको IMF के पास जाने की जरूरत नहीं थी। सो इट माइट हैव बीन ए बिग डिजास्टर, जिसको हमें नहीं कहते थे कि श्रीलंका वाले हालात हो जाएंगे। वो श्रीलंका वाले हालात क्या थे? वो होते कि सिविल वार की तरफ लेकर जाते। 15 दिन तो आप गुजारा कर लेंगे, तो 20वें दिन आपके पास पानी नहीं है, आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास इवन आप लाहौर से आए हुए हैं, आपके पास ये वापसी के लिए पेट्रोल ही नहीं है, फिर जाएं यहाँ से खोता रेडी करें, चिंकी रक्षा भी नहीं चल सकता, फिर वापस जाएं। सो अभी भी मैं कहता हूँ खान साहब नहीं सीखे ये उनका ये लेटर लिखना। लेकिन सर इस वक्त जो इलेक्शन रिगिंग के हवाले से बात है, और आपने पहले देखा, पहले तो PTI, फिर जमात इस्लामी, फिर 4 जमाती इत्तेहाद, फिर GDA, फिर अब मौलाना साहब, और अब तो MKM की ऑडियो लीक्स भी आ गई। तो आपको नहीं लगता कि इन सारे मामलात को देखा जाए तो इमरान खान का क्या ये मुतालबा IMF से ऑडिट कराने का गलत था? अब वैसे इसको थोड़ा उलट करके देखते हैं, अगर इमरान खान साहब की हुकूमत होती, ये लेटर जो है जरदारी या बिलावल लिखते IMF को, तो खान साहब और उनकी पार्टी और उनके क्राउड का फैन क्लब का क्या रिएक्शन होता? जस्ट टॉक, खान साहब इज ए प्राइम मिनिस्टर, ठीक, इनकी हुकूमत है, इनकी आई थी, बिलावल या जरदारी साहब या कोई और, मरियम नवाज ये लेटर लिख देती IMF को। जब खान साहब की डील हो गई थी ना IMF के साथ, वो कह देते नहीं जनाब धांधली हुई है, RTS बैठ गया था, तो खान साहब जो है ना वो 2 नंबर तरीके से आए पर देन फिर खान साहब उस वक्त क्या कहते हैं, ठीक है कि IMF को लेटर, वो ठीक। एक तरफ तो कहते थे कि हम कि अमेरिकन की हमारे यहाँ इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, दुनिया भर की नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो दूसरी तरफ आप खुद उनको इन्वाइट कर रहे हैं। सर ये जो आपके घर के मसले होते हैं ना सर, आपको फिर वही वाली बात है, आपने पहले भी तो लड़ाई अंदरूनी तौर पर लड़ी थी ना, जब खान साहब ने लड़ी थी। जब IMF को आप इन्वाइट कर रहे हैं नोइंगली कि इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, आपका मुल्क का वो 2.5 करोड़ वर्कर भी आपका हिट होगा जो इसने आपको वोट दिया है, ठीक। ये रियासत के बाद ना उसमें फैसले होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। IMF के कारण उसे इस पर उनका मौकफ ये है कि वो
क्योंकि 2023 में जो IMF के वफद के साथ उनके मुज़ाकरात हुए थे, उसकी बुनियाद ही यही थी कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएंगे। सर आईएमएफ ने अभी एक बयान दिया है, ये तो खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, मे भी उन्होंने कहा हो, आपने आईएमएफ का स्टेटमेंट पढ़ा है? उन्होंने कहा हमारा पाकिस्तान के पॉलिटिकल इशू से कोई ताल्लुक नहीं। देन मतलब किस पे बिलीव करें, खान साहब पे करें, आईएमएफ पे करें? फिर खान साहब को एक और भी देखना चाहिए था, थोड़ी सी रीडिंग होती। चाइना ने वेलकम किया है कि हम नई हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं, रिगिंग हुई है, बिल्कुल हुई है, हमेशा से हुई हुई है। एक दफ़ा फ्री एंड फेयर आपके इलेक्शन हुए थे 1970 में, मुल्क टूट गया था। उसके बाद ये फैसला कर लिया गया कि इस मुल्क में ना ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करने का, अपने मुल्क को बचाना है। ऑन लाइटर नोट में कह रहा हूँ। सो हैविंग सेड ऑल दिस, हर दौर में ये हुई है, यहाँ पे धांधलियाँ हुई हैं। कभी खान साहब बेनिफिशरीज हैं धांधली के, कभी जरदारी साहब हैं, कभी नवाज शरीफ साहब। सब्र कर लें, वो खान साहब का भी दौर आ जाएगा, कभी इनको भी ये फायदा दे देंगे, विच जो कि हर्ट कर रहे हैं हमारे इस पूरे सिस्टम को, कि रिगिंग करके। मैंने बाकायदा इस पे कॉलम लिखा है, ठीक, अभी भी मतलब रिकॉर्ड पे अभी मैंने लिखा है, मैं उनके हक में हूँ। मैं उमर अयूब को वज़ीर आज़म बनाए, मैंने लिखा है मैं कि इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म 5 साल के लिए इनको दोबारा जाएं। मैं तो नवाज शरीफ साहब पे परसों कॉलम लिखा है, मैं कि भाई साहब आपको अपनी शिकस्त आपको तस्लीम करनी चाहिए थी। ये मेरा कल का कॉलम है, इसमें दुनिया अखबार में मैंने कल लिखा है, मैं कि नवाज शरीफ साहब को ग्रेस दिखानी चाहिए थी, इन्हें अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए थी, पीटीए को इन्हें इन्वाइट करना चाहिए था, इन्हें उनको मुबारकबाद इनको देनी चाहिए थी। यू हैव वन इट। अब मुल्क बचता है नहीं बचता, आप कहते हैं जी हम ही बचा सकते हैं, खान साहब या पार्टी नहीं बचा सकते। लोग अगर चाहते हैं, नहीं बचाना चाहते, वो कहते हैं नहीं जी खान ही ठीक है, तो दें लोगों को। अगर जमहूरियत में तो यही कुछ होता है ना, ठीक, लोग अगर चाहते हैं कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी, तो आने दें। मैं तो इस हक में हूँ, मैं तो चाहता हूँ एक दफ़ा 5 साल पूरे दें खान साहब को, कौम का अरमान पूरा करना चाहिए। ठीक। आई मीन फेवर ऑफ इट। सर, MKM की ऑडियो लीक्स और जाली मैंडेट के हवाले से जो ऑडियोज़ आई सामने, आपको क्या लगता है कि ये MKM के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से ये सब कुछ हुआ, या अभी भी वाकई मुस्तफ़ा कमाल साहब का नैरेटिव ठीक है कि MKM लंदन के वाक़यात भी बाकी हैं सर उसकी ये वजह से? बाकियात करनी है, बात यह है कि आप दो चीज़ें हैं। एक तो जो चीज़ आपकी नहीं होती ना, उसकी सेंस ऑफ ओनरशिप भी नहीं आपको फील होती। ठीक, मतलब ये काफ़ी का कप मैंने खुद खरीदा है ना, इसको पीते हुए मेरी अपनी फीलिंग डिफरेंट होंगी। अगर मैंने किसी का चुरा के पी रहा हूँ, तो मैं इधर उधर 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 देखूंगा, बंदा देख तो नहीं रहा, गिल्ट आती है। सो एमकेएम को पता है कि सीटें हमारी नहीं थी, वो तो एक मजाक बन चुका है ना कि 15 सीटों पे लड़े थे 22 दे दिए भाई साहब, ये 7 उन्होंने वो भी दे दिए जो सीटें वो नहीं लड़ी थी उन्होंने। एमकेएम के लोगों को भी पता है कि हम नहीं जीते हुए थे, हम हारे हुए थे, हमें दी गई हैं सीटें। अब एक नया तरीका ढूंढ लिया गया है कि जब आपने अपनी मर्जी का वज़ीर आज़म बनाना हो ना इस्लामाबाद में, पहले हमारे साउथ पंजाब में होता था, सराइकी इलाकों में होता था, वहाँ से 15-20 सीटें इस तरह निकाल ली जाती थी। याद होगा 2018 में भी किया गया, उससे पिछले भी 2013-14 में हमने देखा। अब उन्होंने कराची को सेंटर बना लिया है। उन्होंने पहले वहाँ से इमरान खान साहब को 14 सीटें दिलवाई थी 2018 के इलेक्शन में, हम सब हैरान हो गए, खान साहब 14 सीटें। और खान साहब के लोग भी जो वहाँ से जीते थे शर्माए शर्माए फिरते थे, शर्मिंदा शर्मिंदा। ठीक है सर, बल्कि 2-4 को मैंने टीवी पे पूछा, वो शर्माए को आके छोड़ें जी, पर रह नहीं दें, ये उन्होंने टीवी पे कहा हुआ है हमारे प्रोग्रामों में। सो उन्होंने अब एक नया सिस्टम बना लिया है, वो कराची इस्तेमाल होता है कि 15-16 सीटें वहाँ से निकालें, जिसको चाहे वज़ीर आज़म बनाना है उसको दिलवा दें, जिसको कल को वहाँ से हटाना है, गिराना है वज़ीर आज़म को, वही एमक्यूएम के 15-20 लोगों को कहें भाई साहब आप पीछे हट जाओ, जैसे उन्होंने इमरान खान साहब के साथ किया। खान साहब शिकायत करते रहे कि एमक्यूएम को कह दिया गया था। लेकिन इस सिनेरियो में तो MKM की इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। थी सर, एहतियात मतलब बाज़ दफ़ा प्लान बी भी तो होता है ना, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन प्लान बी भी तो है। कल को अगर पीपल्स पार्टी और नवाज लीग को प्रॉब्लम आ जाए, तो कुछ तो आपके पास एक होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये थी कि इमरान खान साहब की सीटें भी तो कम करनी थी कराची से, जी, वो तो फिर आपने किसी ना किसी को जितवाना था। पीपल्स पार्टी तो वहाँ से 20-22 सीटें नहीं ले सकती थी ना, वो तो लोग मानते ना कि बिल्कुल ही कि फारेक वाला काम है। सो उन्होंने उनको जितवाना था। सर, इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल देखी गई कि एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी पाकिस्तान में, और देखा ये गया कि नवाज शरीफ साहब ने मैंडेट ना होने के बावजूद विक्ट्री स्पीच भी कर दी। उसके बाद जब पीपल्स पार्टी ने अपने मुतालबात रखे, तो उसके बाद दोबारा एक बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई, और नज़र ये आ रहा था कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो रजामंद नज़र नहीं आ रही थी हुकूमत साजी के हवाले से। लेकिन अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और दोनों फ्रीकैन राज़ी हो जाते हैं और पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात भी माने जाते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी मियाँ साहब की? ये आगा साहब बड़ा अहम सवाल है। पहले तो मैंने जैसे कहा कि मैंने एक काली कॉलम लिखा है, उस पर बुध वाले दिन मेरे ख्याल 28 बनते हैं, 28 फरवरी को। दोस्त अगर सुन रहे हैं तो देख सकते हैं दुनिया अखबार की वेबसाइट पे। मैंने यही लिखा उसमें जो बात आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को आपने एक्सेप्ट लिखा करना। कि मुझे बड़ी उम्मीदें थी नवाज शरीफ साहब के साथ। मेरा ख्याल था कि 3 दफ़ा बंदा वज़ीर आज़म बन चुका है, इसके बाद क्या रह जाता है। देन यू सी फॉर योर लेगेसी, विरासत, ऑनर, डिग्निटी, रिस्पेक्ट,
जो पॉलिटिक्स में ख़त्म हो चुकी है। ये मौका था नवाज शरीफ साहब के लिए, 2-4 मौके थे। खुद को रिवाइव करते, अपने प्रेस्टीज को रिवाइव करते, पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन का कद ऊंचा करते, एस्टेब्लिशमेंट पीछे जाती, इससे बड़ी कॉर्नर में जाती। इनको वो तकरीर करनी चाहिए थी कि वी एक्सेप्ट दिस रिजल्ट्स। यार इंदिरा गांधी हार गई थी, मतलब 77 के इलेक्शन में, जिसने 71 की वार जीती हुई, नेहरू की बेटी, शी लास्ट इलेक्शन। यार चर्चिल, बरतानिया के वजीर आजम, जिसने वर्ल्ड वार सेकंड जीती है, और वर्ल्ड वार सेकंड जीतने के फौरन बाद इलेक्शन होते हैं 46 में, ही लॉस्ट इलेक्शन, बाद में दोबारा जीत के आया, उन्होंने तस्लीम कर लिया। यूसुफ गिलानी लॉस्ट इलेक्शन 2018 में। तो आपको क्या फर्क पड़ता है, मान लें आके, जब वी हैव बीन डिफीटेड। अभी तो 10 साल पहले भी तो आप वजीर आजम नहीं रहे ना, मुशर्रफ दौर में चले गए ना बाहर, 10 साल पावर से बाहर रहे, अभी भी 4 साल लंदन में रहे, वो 4 साल गुजार रहे हैं, तो 2-4 साल ये भी गुजार लेते। आपको कौन, आपकी जमानतें भी हो चुकी हैं, केसेस भी हो गए, वो खत्म हो गए, बल्कि यू आर ए फ्री मैन। इस वक्त नवाज शरीफ साहब को जो मैंने लिखा कि मुझे उम्मीद थी, जो मेरी उम्मीद थी, उन्होंने तो मुझे नहीं कहा था कि सब तुम मेरे तो उम्मीद रख के बैठ, तो ये मेरा फलाह है, उनका नहीं है। लेकिन उन्हें कहना चाहिए था कि येस वी हैव लॉस्ट इज, मतलब है एजेंसियों के जरिए, मुख्तदर हल्कों के जरिए, इस्टेब्लिशमेंट के जरिए, मतलब उनके पीछे पुलिसें लगवा दी हैं, जो पीटीआई के लोग हैं, आज़ाद उम्मीदवार घरों में जा रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, फॉर्म बदले जा रहे हैं, रिजल्ट चेंज किया। हाउ कुड यू डू दैट यार? फिर क्या पॉलिटिक्स हुई तो क्या डिग्निटी हुई, तो वोट को इज्जत दो, तो फलाने करो। सो नवाज शरीफ साहब यानी ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट इन, ये मौका था उनके लिए। लेकिन तासुर ये है कि शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा की ये कोशिश थी कि ये भी हुकूमत ली जाए, जैसे पीडीएम भी ली गई, और पिछली सर पीडीएम 2 बात की यह है हुकूमत कि में भी। आपका मुझे नहीं पता, माशाल्लाह, आई होप कि यू आर ए मैरिड मैन एंड यू हैव सम चिल्ड्रन। मेरे हैं, शादीशुदा हूँ, माशाल्लाह बच्चे कॉलेजों में हैं। मेरे बच्चे बात इस तरह के ना कुछ जिद करते हैं चीज़ों के, बट सर्टेन उन्हें भी पता है रेड लाइन्स हैं। मेरी अपनी डिग्निटी के हवाले से, सेल्फ रिस्पेक्ट के हवाले से, प्रोफेशनल एथिक्स, उन्हें पता है कि बाबे को क्या चीज़ हमने करनी और क्या नहीं करनी, जिससे इनका प्रोफेशनल स्टैंडिंग, ये रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज़ ना हो। तो नवाज शरीफ साहब को भी सर्टेन चीज़ें उनको बतानी चाहिए, इनको शहबाज शरीफ साहब को, मरियम साहबा को, कि ये हमारी रेड लाइन है पॉलिटिक्स में, सियासत में। इसके लेने से क्या हुआ, मतलब क्या इज्जत रहेगी आपकी? सारी उम्र 5 साल आप सुनते रहेंगे, चोरी हुई, मैंडेट चोरी हुआ। इतनी पॉलिटिक्स पॉइजन हो चुकी है, खान साहब जेल में, उनके वर्कर, आज आपने सारा दिन सुना होगा जो ये उस ओथ टेकिंग पे जो कुछ हंगामे हुए, मतलब आप वहीं पे खड़े हुए हैं जहाँ से हम शुरू किए। तो मैं ये कहता हूँ दिस वाज अ बेस्ट टाइम टू हैव न्यू बिगिनिंग्स। न्यू बिगिनिंग हो सकती थी, बना दें उमर अयूब को बना देते, मेरा बस चलता, मैं उमर अयूब को बना दे, कंसेंसस बनाता है जी, डील करें जी, IMF से भी करें, चाइना से करें, रशिया से करें, अमेरिका, सऊदी, सबसे करें, हम आपके साथ हैं जी, करके दिखाएं। तो कहीं पे तो कोई फुल स्टॉप आपको लगाना चाहिए। हम एक और नए साइकिल में चले गए 5 साल के लिए, वही वो जो खान साहब के दौर में हो रहा था, खान साहब नवाज शरीफ साहब के दौर में। मतलब आप लीडर हैं, इस मुल्क ने आपको इतना कुछ दिया है, अवाम ने दिया है, लोगों ने दिया है, हमने पैसे देते हैं, टैक्स देते हैं, आपको अपना बादशाह बनाते हैं। इतना सब्र नहीं हो सकता, बांट के खा लें, बारियां ले लें भैया, बारियां ले लें। आपने 3 दफ़ा आपने ले लिए, 1 दफ़ा आपके भाई ने ले लिए, चलो बेटी को आपने बना दिया, उधर से बिलावल साहब तैयार हैं, जरदारी साहब तैयार हैं, खान साहब वो कहते हैं मैं तो कल ही काफ़ी हाँ, मैं छेकड़ियाँ, मेरे बाद क़यामत है। तो कहीं पे तो कुछ हमारे सियासतदान थोड़ी सी कोई डिग्निटी दिखाएं इस मुल्क के लिए। और बिल्कुल लास्ट इनिंग में आपने अपना रेजिस्टेंस का नैरेटिव भी, सब कुछ मतलब पावर के लिए भाई, इतने बड़े बड़े बादशाह गुजरे, इतनी सल्तनतें हैं, अंपायर आपसे बड़े थे, मतलब 18वीं या उससे पहले सदी में जाए, दुनिया में 3-4 ही अंपायर थे, मुल्क ही नहीं थे। ये तो आपकी उसके बाद, आपकी वर्ल्ड वार सेकंड के बाद हुई ना, डीकोलोनाइजेशन हुई, तो मुल्क नए बनते गए हैं, या जो कुछ होता गया है। इससे पहले 3-4 अंपायर, किधर गए अंपायर, बादशाह किधर गए हैं? फिरौन थे, किंग्स थे, शहनशाह थे, आप उनसे बड़े थे। वन डे यू हैव टू डाई। थोड़ी सी तो लोगों को रिस्पेक्ट के साथ लोग आपको याद कर लें, यार हमारा एक बादशाह था, यार हमारा एक वजीर आजम था, यार वो जेल में चला गया, यार वो उसने ना कंप्रोमाइज़ नहीं किया, यार उसने पावर की लालच नहीं की, यार उसको मिल रहा था उसने नहीं लिया। तो मेरा ये ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने कंपनी हैज़ नॉट टेकन ए ऑनरेबल रूट। लेकिन आपको लगता है कि पीटीआई को पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लेनी चाहिए थी जो उनको ऑफर हुई? मेरा ख्याल है वो जरदारी साहब और बिलावल की बड़ी ख्वाहिश थी। बिलावल को ये बड़ा मौका था जरदारी साहब के लिए, जैसे नवाज शरीफ साहब ने बेटी को वज़ीर आला बनवा लिया ना, मौका लेके के, तो जरदारी साहब को मौका लगता था कि इमरान खान साहब जेल में, एस्टेब्लिशमेंट उनको आने नहीं देगी, उनका वज़ीर आज़म बनने नहीं का, तो मेरे बेटे का चांस बन सकता है अगर मेरे साथ इनकी डील हो जाए इमरान खान साहब की। और बदले में जो आपको याद होगा, बिलावल उनको ऑफर भी करते थे, हम आप पे केसेस ख़त्म कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे, फलां फलां कर देंगे। तो इमरान खान साहब नहीं माने। सो वो इस पीपल्स पार्टी तो इंटरेस्टेड थी कि हम करें, लेकिन इमरान खान साहब जो है उनको ये लगा जी मैं क्यों इनके बेटे को वज़ीर आज़म बनूं और सारी उम्र के लिए मेरा नैरेटिव ख़राब होगा, कल को कहेंगे सारे मेरे जैसे आप जैसे, वो छोड़ो जी खान साहब आप जेल में थे, थोड़ी सी प्रेशर पड़ा,
रिलीज होने के लिए, केसें ख़त्म कराने के लिए। आपने तो बिलावल को, चोर डाकू के बेटे को, आपने भी तो वज़ीर आज़म बनवा दिया ना। तो खान साहब ने ना वो मेरा ख्याल लॉन्ग टर्म सोचा है कि मैं अपोजिशन में रहूँ, अभी हमारे पास चांस है, इनको हम एजिटेट करते रहें, प्रेस करते रहें, 2-4 साल बाद, 5 साल बाद भी सही। लेकिन फैसला आपको ठीक लगता है उनका? सर 2 चीज़ें, एक तो साहब ज़रा खान साहब का फैसला है, यू एंड मी आर नो बॉडी बट वी कैन गिव अवर असेसमेंट। 2 तरीके थे। एक तो ये था कि खान साहब मानते हैं कि हाँ जी ठीक है जी, बिलावल को बना दो वज़ीर आज़म, हम वजारतें भी लेते हैं, शेयर भी करते हैं, नवाज शरीफ साहब को पावर से आउट रखते हैं, जो मकसद है मेन उनका। उनकी ज़्यादा दुश्मनी जो है ना, कभी नोट करें, उनकी बुक पढ़े ना माई पाकिस्तान, उससे साफ क्लियर है कि नवाज शरीफ के साथ उनकी ज़ाती दुश्मनी है, जरदारी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। अगरचे उसमें लिखते हैं एक जगह पे अपनी बुक में कि मैं जरदारी से मैं गया उस शौकत खानम की मशीनें वगैरह की ड्यूटी वो कराने के लिए, तो उन्होंने मुझे 10% उन्होंने भी मतलब डील की कोशिश की। बट देयर इज़ नो पर्सनल इश्यूज़ जैसे नवाज के साथ हैं। वो जमैमा के साथ डिवोर्स का, केसेस का, पर्चों का, अपनी सास पे मुकदमों का, या स्कैंडल्स का, या सीता वाइट का, करेक्टर असैसिनेशन, बेटी, वो सारा इन पे डालते हैं। वो जरदारी पे नहीं डालते, उनसे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उनके। सो उनकी जरदारी के साथ हो सकती थी। माजी में इन्होंने अलायंस किया भी हुआ है, जब सादिक संजानी साहब बन रहे थे चेयरमैन सेनेट, और उस डिप्टी चेयरमैन थे यहाँ पे ये होगा सलीम मांडवी वाला साहब। तो यहाँ पीटीआई और इनका जरदारी साहब का ये था, इनका अलायंस था सेनेट में अगेंस्ट नवाज शरीफ। एस्टैब्लिशमेंट जी, इन्होंने नवाज शरीफ के उम्मीदवार को सेनेट में इन्होंने शिकस्त दी हुई है, आपको अगर याद हो, दोनों इकट्ठे थे। जी जी जी। और पीटीआई ने बकायदा सलीम मांडवी वाला साहब के हक में वोट डालकर उनको डिप्टी चेयरमैन बनवाया। सो दे हैव डन इट इन द पास्ट एज वेल। अब भी हो सकता था कि खान साहब के केसेस में उनको रिलीफ मिल सकता था, उनके स्पाउस को मिल सकता था, उनके पार्टी वर्कर उनके मुश्किल में हैं, तकलीफ में हैं, वो रिलीज हो सकते थे, खवातीन है, मिलिट्री ट्रायल है। सो बहुत कुछ गेन कर सकते थे खान साहब इस हवाले से, जैसे बेनज़ीर भुट्टो ने 1988 में किया था। बड़ी उन पर तनकीद हुई थी कि आपने फ़ौज से कंप्रोमाइज़ कर लिया, हाथ मिला लिया, आपने इंतहाई कंप्रोमाइज़ किस्म का वो ले लिया, पावर ले ली कि जनरल बेग साहब, जनरल हमीद गुल साहब, साहबजादा यकूब खान साहब आपके वो होंगे, न वज़ीर ख़ारजा होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर भी ये था, इंडिया वो डील कर रहे थे, अफगानिस्तान सिक्योरिटी सब कुछ कर रहे। लोगों ने बड़ी तनकीद की थी बेनज़ीर भुट्टो पर, लेकिन बीबी ने कहा कि 10 साल मेरा वर्कर जो है पीपल्स पार्टी का जियाला, उसने मार खाई है, भुट्टो साहब फांसी लाग गए, जेलों में गए, इन कोड़े खाए, शाही किलों में पड़े हैं, डेथ रो पे हैं। इनको रिलीफ देना ज़रूरी था। बेनज़ीर भुट्टो का ख्याल था कि हुकूमत मिल रही थी, मुझे लेनी चाहिए थी, ताकि वर्कर तो निकले ना मेरा बहर, वो एक लंबा 5 साल के लिए मजीद फंस जाएंगे हम उसमें। सो उन्होंने वो रूट लिया था। खान साहब भी ले सकते थे, लेकिन खान साहब को ये डर था, मेरा ख्याल है कि मेरी पार्टी का वर्कर या मेरे मुखालफिन जो है ना, वो नैरेटिव बना लेंगे कि जनाब देखा कि आपने वो जिसको डाकू चोर कहते थे वो कर दिया। अगरचे अब मौलाना फजल रहमान के साथ पहुंच गए हैं, जिनके साथ मजीद इनकी डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट है। केपीके का जो वोट बैंक है सारा, वो इमरान खान साहब ने मौलाना साहब का वो लिया है। उनकी वहाँ पे ये जो पहले तो केपी में ज़्यादातर एएनपी होती थी, या आपकी जेयूआई होती थी, या पीपल्स पार्टी कुछ लेती थी, उनको भी सीटें मिलती होती थी। सो उनका जो वोट बैंक था मौलाना का, वो तो इमरान खान साहब ने लिया है सारा। इनके डायरेक्ट क्लैशेस भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, ज़ाती भी हैं। लेकिन खान साहब को फील होता है कि नहीं, मौलाना साहब के साथ मेरी अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो उन्होंने पहले भी लोग भेजे, आप भी भेज रहे हैं, आज भी जब आप और मैं बात कर रहे हैं, डेलीगेशन उनसे मिल रहा है। सो जब आप खान साहब का ये है कि थोड़ा सा उनको फ्लेक्सिबिलिटी पॉलिटिकल दिखानी चाहिए, आइसोलेशन में नहीं रहना चाहिए। लेकिन उनका स्टांस ये है ना कि अगर हम ये गवर्नमेंट बना लेते तो फिर कल को एस्टैब्लिशमेंट के साथ अगर मसला होता तो हमें वहाँ से बाहर फेंक दिया जाता। चलो 5 साल बाद भी ये मसला हो सकता है, फिर क्या करेंगे खान साहब? एक विंडो मेरे वो आपको कहते हैं ना विंडो कि खुल रही उनका थी। प्रिंसिपल स्टैंड था कि हमारा मैंडेट पूरा वापस दें, हमारी 180 सीटें निकलती हैं, वो दें तो हम फिर फुल अल्लाह करे फ्लेज इनको गवर्नमेंट 180 बनाएं। मिल जाए, मतलब मैं तो दुआ करता हूँ। मैं लोग नहीं मानेंगे, मैं दिल से चाहता हूँ सर, एक दफ़ा खान साहब का टेस्ट इस मुल्क को, कौम को दोबारा देना पड़ेगा। इसके बगैर उनका ये करिश्मा जो है ना, भूत नहीं उतरेगा। भूत नहीं उतरे। चले भूत आपने अच्छा लफ्ज़ किया सर। मैं छोटा सा बताऊँ, 2021 मैं गऊँ की आपने ली है, लोगों ने मुझे गिरबान से पकड़ लिया, मतलब मैं बातों में मैं कह रहा हूँ, वो जी आपने इमरान खान पे हाथ हौला रखा हुआ है, ये प्राइम मिनिस्टर थे, हम लूट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, बुज़ार ने ये कर दिया, लूट खा पी गए। वो खाद के मसले थे, डीजल के मसले थे, लोगों ने मुझे कहा जी आप तो खान पे बात ही नहीं करते, हाथ आपने हौला रखा हुआ है। तो मैं क्या करूँ, मैं पिस्तौल रख के बैठूँ शो करने के लिए जनाब के, जहाँ पे ना उठाए और 10-10 दो भाई बात ही कर सकते हैं ना हम तरीके से, अच्छे तरीके से, किसी को गाली तो नहीं देनी। वो अगर नहीं, अच्छा लोग अब जब तक गाली ना दें वो तनकीद नहीं समझते। ये जो मिजाज बना दिया गया ना हमारा यहाँ पे तनकीद का, कि जब तक 5-6 बड़ी सुथरी पंजाबी वाली गालियां ना देना, तो आपने तनकीद ही नहीं की, नफरत की इंतहा पे जाना उस पड़ता पे है। गए। सो लोग वो समझते नहीं है कि अगर डिसेंट तरीके से किसी पे तनकीद कर, वो पड़ गए मुझे कि खान साहब तो ये हो गया है, हमारे ज़िले में ये हो गया, डिप्टी कमिश्नर बड़ा बड़ा दुनिया जहाँ के, उन्होंने किससे सुना खान साहब के दौर में। साल बाद जनाब वो हट गए, शहबाज शरीफ साहब आ गए। सॉरी 2022 की बात है, जनवरी फरवरी की, जब अभी तरीके एतमाद हो रही थी। 2023 में जनवरी फरवरी शादी थी मेरी कज़न की,
बेटी के मैं गया, लोगों ने फिर मुझे पकड़ लिया। वो आगा खान साहब का दौर तो बड़ा फरिश्तों वाला दौर था, वो तो बड़े अच्छे थे, इन्होंने तबाही फेर दी है। अब मुझे पता है मैं किधर जाऊँ। 1 साल के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं। ये लोगों का, ये आपका आपका माइंड एक्चुअली सेट होता है लोगों का तो कंसर्न उनकी डेली बुनियादी बेसिस, डेली। हाँ ज़रूरियात के साथ है ना, हाँ, जो वो पूरी करेगा वो उनके लिए रोजाना की उनका लीडर बुनियाद है। पर सर, लोगों को बिल्कुल, ओपिनियन, नो ऑफेंसेस, बिल्कुल। लोगों की राय डेली बुनियादों पे। एक्चुअली सर 80 साल से हमें इसमें से बाहर नहीं ना निकलने दिया गया कि हम अपनी बुनियादी ज़रूरियात से ऊपर कुछ सोचें। अब हमारा अनफॉर्चुनेटली जो शऊर है पॉलिटिकल, वो यहाँ तक ही है कि जो हमारी चाहे इस्टेब्लिशमेंट ही क्यों ना हो, कोई डिक्टेटर भी आ जाए और अगर वो रिलीफ देता है आवाम को, उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करता है, तो लोग उनको आपको मजे, मैं अभी भी भूल कहता जाते हूँ, हैं आपकी सियासी बात जमातों ठीक है। को। आज ये डॉलर को 200 पे ले हैं ना, और डीजल पेट्रोल को 140 120 पे ले हैं, लोग भूल जाएंगे लोग इमरान खान इमरान खान साहब को को। भूल जाएंगे। तो शर्त क्या कहता हूँ मैं, यस, कोई डिक्टेटर भी होता तो सर यही होता। वही हुआ ना मुशर्रफ दौर में, हमने देखा कि ये उनके डेली के मसाइल हैं। जहाँ तक आपने बुनियादी बात की, मैं गाँव में जाता हूँ, अपने लैया के गाँव की बात करूँ। 1983-84 में हमारे गाँव में एक नया साइकिल लाए, उस्ताद गुलाम मोहम्मद साहब थे, गुलाम मोहम्मद साहब बड़े ऑनरेबल, अभी भी हैं जिंदा, अल्लाह हयाती थे। तो वो ना नया साइकिल लाए, पूरा गाँव वो साइकिल देखने गया कि नया साइकिल कैसे होता है। पुराने थे, नया देखने गया। आज उस गांव में ना 2-2 3-3 गाड़ियां हर घर में हैं, 3-3 नौकरियां हैं, अयाशियां हैं, जाके पूछना रोते हुए मिलेंगे। सो इट्स नॉट अबाउट द बेसिक इश्यूज। आजकल मोटरसाइकिल बाइक जो है ना, जो हमारी वर्किंग क्लास है, मजदूर हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने रखी हुई हैं सर। अब साहब उन्होंने पेट्रोल भी लेना है, इन्होंने भी गाड़ियों में पेट्रोल, हमारे दौर में या माँ बाप तो पेट्रोल गाड़ियाँ नहीं यूज़ करते थे, लिहाजा उनको बिल भी नहीं आते थे। मैं मेरा अगला मैट्रिक में था, हमारे गांव में बिजली आई थी जब 8वीं जमात में था, उनको बिजली के बिल भी नहीं देने थे, गैस के भी नहीं देने थे, उन्हें पेट्रोल के भी नहीं देने थे। हफ्ते में 2-3 दफ़ा बस की टिकट पकड़ के शहर जाके चीज़ें ले आते। सो उनके एक्सपेंसेस, लाइफ स्टाइल डिफरेंट था। इस वक्त जो लड़ाई लड़ी जा रही है ना, बेसिक से ज़्यादा होंगी, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग बेचारे गरीब मजदूर करते हैं। ये लग्जरी की लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की ये लड़ाई है। अब आपको आईफोन भी चाहिए, अब आपको आल्टो नहीं चाहिए, अब आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ी आ गई तो उससे बड़ी चाहिए। फिर बच्चों को आपने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना है, फिर आपने और बहुत सारे आपने हेल्थ के इश्यूज हैं, वो आपने उनको उनको प्राइवेट में उसमें हॉस्पिटल्स में लेकर जाना है, आपके सरकारी हॉस्पिटल नहीं मीट कर पा रहे, और बहुत सारी ज़रूरियात हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द लग्जरी सम टाइम। जैसे मैं अपने गाँव की बात बता रहा हूँ, कोई बंदा मुझे मुतमिन नहीं मिलता, मैं उन फिर मुझे हंसी आती है कि उस क्राउड में मैं भी शामिल था जो साइकिल देखने गया था। तो मुझे याद आता है कि यार सिर्फ कोई 35 साल पहले जिस गांव में साइकिल भी बड़ी चीज़ थी, आज एक घर में 3-3 गाड़ियां सर। बात करेंगे तो वो रोते हुए मिलेंगे आपको, तो कुछ आप भी ये नहीं। कहना चाहते हैं कि ये हमें रोने की आदत पड़ गई? मैं अब क्या, मैं और बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, टीवी पे कहूँगा कौम नाराज हो जाएगी। सर आगे बढ़ते हैं। मौलाना के बारे में आपने थोड़े दिन पहले प्रोग्राम में एक अपनी राय का इज़हार किया और ख़दशा ज़ाहिर किया कि उनके साथ भी वही कुछ हो सकता है जो इमरान खान के साथ हुआ। आपको ऐसा क्यों लगता है? आप बड़ी तैयारी कर गए हैं, सारी चीज़ें मेरी पढ़ और देख कर आए हुए हैं, बड़ा अहम चीज़ है सर। मेरा ये ख्याल है, मेरा ये ना, मैं आपको भेजूंगा क्लिप। 24 अप्रैल 2022 मैं GTV में था उस वक्त। तो उस वक्त ये खान साहब की हुकूमत को गए मैंने हफ्ता हुआ हुआ था, 10-12 मैं 11 अप्रैल को गए थे, 24 का शो है। तो फवाद चौधरी साहब को हमने ना ये फ़ोन लाइन पे लिया हुआ था। तो चौधरी साहब जो है ना, बड़ा पता है, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, ज़हीन आदमी है, इंटेलिजेंट है, मुश्किल में है, उनके लिए दुआ गो हूँ मैं चौधरी, उनके लिए। बट क्लेवर एट सेम टाइम। बहरहाल वो आप पॉलिटिक्स में क्लेवर नहीं होंगे तो अगली बड़ी मछली खा जाएगी आपको। यू हैव टू बी शार्प, यू हैव टू बी श्रूड, यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, एक्टिव, वट एवर जो भी कहें। तो ज़हीन आदमी है, मुझे अच्छे लगते हैं उनके। हालांकि बहुत सारी चीज़ों पर नाकिद भी हूँ, सख्त आदमी है, बाज़ रूडनेस भी, एरोगेंस भी थी उनमें, वो खैर बंदे में आ जाती है। लेकिन इवन देन मैं उनके लिए प्रे करता हूँ। मैं खैर वो हमारे साथ शो में थे, तो वो ना बड़ी उन्होंने इंतहाई सख्त गुफ्तगू की एस्टेब्लिशमेंट पे, हुकूमत पे, चीज़ों पे, शहबाज शरीफ PDM पे, हम ये कर देंगे, हमारा क्राउड लोग बड़ा बड़ा ये कर देंगे। मैंने उन्हें कहा चौधरी साहब, मैं कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपको जानबूझकर ना ढील दी जा रही है। आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, आप जत्थे लेके आ रहे हैं, आप सड़कों पे हैं, तोड़ फोड़ हो रही है, तकरीरें हो रही हैं, किसी को नहीं छोड़ा हुआ, ऐसी तैसी, और कोई आपको कुछ नहीं कह रहा। मैं कि मेरा ये ख्याल है, आपको ना ये रास्ता दे रहे हैं, किसी दिन आपने कोई बम को लात मारनी है। मैंने कहा ये बकायदा क्लिप है, आई विल सेंड इट टू यू, आई विल सेंड इट टू यू। मैं कि किसी दिन आप कोई ऐसी, मैं कि लात मारेंगे, बम फटेगा, आप सारे मैं कि फड़े जाएंगे, फिर आप वापस नहीं आएंगे। ये मेरे अल्फाज हैं सर। वही कुछ हुआ, वो रास्ता देते गए। कभी वहाँ पिशावर से चढ़ाई हो रही है, कभी हलफ ले रहे हैं, कभी लाहौर से हो रही है, कभी 25 मई हो रहा है, मुल्तान पहुँचे हुए हैं। खान साहब को उन्होंने कुछ भी नहीं रोका, 9 मई तक लेके गए सर। देन व्हाट हैपेंड इज हिस्ट्री। अल्ताफ हुसैन साहब के साथ ये कुछ हुआ। अल्ताफ हुसैन साहब ने तकरीरों में, क्यों उन्होंने रोका नहीं। जब इंसान को आगे से कुछ चेक ना करे ना, तो वो समझते अपन ही भगवान है,
वो कोई है ही नहीं, बंदा ही कोई नहीं, मैं यहाँ, सारे डर गए मुझसे, ये बिलों में घुस गए हैं, ये खौफजदा हो गए हैं। और मजीद अपने फॉलोअर्स को इम्प्रेस करने के लिए वो उसकी ना टेम्पो बढ़ाता जाएगा, पेस बढ़ाता जाएगा गुफ्तगू की, अटैक्स की, एंड सम डे वो बम को लात मारेगा। मौलाना साहब के बारे में मेरी यही रीडिंग है। मौलाना साहब ने पिछले 1-2 हफ्तों में जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, मौलाना साहब ने तकरीरें की हैं, जो उन्होंने स्टांस लिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, और जो उन्होंने अल्फाज यूज़ किए, मेरा ख्याल है वही फार्मूला नंबर 10, वही लेकिन जो अल्ताफ हुसैन। पास में जब मौलाना साहब ऐसे तफजात का इजहार करते थे या प्रेशराइज करते थे तो उनकी बात मान ली जाती थी और उनके मुतालबात पूरे कर दिए जाते थे। इस बार मौलाना को माइनस करने का क्या मकसद है? मैं इसमें देता हूँ मैं, सो अभी खान उनके साथ भी ये कुछ होगा। मौलाना साहब किसी दिन ऐसे करते करते कि उनको अभी नोट करें, ना जरदारी ने जवाब दिया, ना नवाज शरीफ ने दिया, ना शहबाज ने दिया, किसी पार्टी ने कुछ नहीं कहा, कोई जवाब नहीं है। यही खान साहब के साथ होता था, ये अल्ताफ हुसैन के साथ होता था। एस्टेब्लिशमेंट से भी खामोशी, हालांकि वहाँ बड़े सख्त हमले किए हैं। वो मौलाना साहब को दे रहे हैं कि मौलाना अपने आप को समझना शुरू कर दें कि लार्जर देन लाइफ। उसी वक्त बंदा ब्लंडर करता है जब उसको सामने से कोई वो ना हो रही हो, वो गलत फैसले करता है। सो मौलाना साहब के बारे में मेरी भी ये राय है कि कोई खुदा ना खास्ता जैसे अल्ताफ हुसैन और खान साहब गए हैं ना, ये इनको इस वक्त ज़रूरत है थोड़ी सी अपने घोड़े की कोई लगामें जो है ना थोड़ी सी खींचे, छाँव पे बांधे। बहरहाल ये उनका अपना मिजाज है, जैसे कहें। कमिंग टू योर पॉइंट सर, कि मौलाना साहब जो हैं उनके साथ ज्यादती भी हुई है। मैं समझता हूँ कि 5 साल इमरान खान साहब को टफ टाइम उन्होंने दिया। नवाज शरीफ साहब तो बाहर चले गए थे, जरदारी साहब जेल में बैठे थे, बिलावल और मरियम साहबा की इतनी पॉलिटिकल तौर पर इतना इन्फ्लुएंस कलाउट नहीं था। पीटीएम चलाने वाले तो वही थे। शहबाज शरीफ साहब जेल में, हमजा जेल में, पूरी पार्टी पे आपकी नवाज लीग जेल में, ईमान आसिफ जरदारी, इनके लोग जेल में, नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे। सड़क पे कौन था? इमरान खान साहब को चेक कौन कर, मौलाना साहब कर रहे थे। ये आपके जुलूस लेकर आए, धरने लेकर आए, 15 दिन इस्लामाबाद बैठे रहे। उन्होंने टफ टाइम दिया खान साहब को। जब आपने पावर बांटने की कोशिश की, पावर बांटी है चौधरी शुजात साहब के घर पे, आपने बुलाया नहीं है मौलाना को, उनको बताया। उन्होंने खुद कहा कि मुझे फ़ोन ही नहीं किया, ना नवाज ने किया, ना जरदारी ने किया, ना शहबाज ने किया। जब आपने देग पका ली, देग तो खुद खा ली, बैठ के वंड ली, मौलाना साहब का हिस्सा नहीं है उस देग में, तो मौलाना साहब क्यों रिएक्ट ना करें? शुड रिएक्ट। मतलब जब वही वाली बात है, दुख उठाए फाख्ता भी अंडे खाएं कवे। दुख मौलाना ने उठाए या सड़कों पे उनके वर्कर ने मार खाई है? और ये पावर में कौन आ गए हैं जनाब? उसमें जरदारी साहब सदर बन गए, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, मरियम साहबा वो चीफ मिनिस्टर बन गई हैं, उनकी वजारतें तकसीम हो गई, आजाद सादिक साहब स्पीकर हैं, सेनेट चेयरमैन, और मौलाना साहब बैठे हुए बेचारे सड़क पर बैठे हुए हैं। यार ये मेरे साथ हुआ क्या है? सो मौलाना के साथ मैं समझता हूँ पोलिटिकली तौर पर इन्होंने ज्यादती की है। पॉलिटिकल पार्टीज ने डेफिनेटली तो उनका अलायंस पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, फौज के साथ मुतालबे नहीं तो था। वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कर रहे हैं, बोल भी वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ रहे हैं। वो उनको ये पता है ना कि ये भी वहीं से आ रहे हैं, कि इनको जो हिस्सा बकदर जुस्सा दिया गया है नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब को, वो यही तो कह रहे हैं इनको एस्टैब्लिशमेंट ने दिलवाया है, उन्होंने जितवाया है, तो मुझे क्यों नहीं जितवाया? सो इनको भी अटैक कर रहे हैं, उनको भी अटैक कर रहे हैं। सो वो यही चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट पे अटैक करने के बाद, तो एस्टैब्लिशमेंट अटैक से डरती है। आप नोट करें, जब इन पे अटैक जाता है ना, तो वो उनको चुप कराने की कोशिश करते हैं, यार इनको भी दे दो या कुछ। अब वो उनकी आंख थी सदारत पे जो नहीं दी गई। अब वो ये कोशिश करते होंगे कि मुझे कोई, आप इसकी KPK की या बलूचिस्तान की गवर्नरशिप दे दें, मुझे डिप्टी चेयरमैन सेनेट दे दें, मुझे डिप्टी स्पीकर दे दें कौमी असम्बली का। मौलाना साहब की कोशिश होगी, लेकिन लगता ही है कि उन्होंने कहा नहीं जी, मौलाना साहब को कुछ भी नहीं देना हमने। सो मौलाना साहब ने आज कह दिया मैं पोजीशन में बैठूंगा, मैं नहीं आपको वोट डालता। सो एस्टेब्लिशमेंट के ये जहन में कि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब के जरिए 5 साल ये चलाए जाएँ, और 5 सालों में अगर हुकूमत स्टेबल होती है, इकॉनमी स्टेबलाइजेशन की तरफ जाती है, तो थिंग्स में इम्प्रूव, उनके जहन में ये होगा। सर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से अगर बात की जाए तो पहले तो ये तासुर आता रहा कि क्योंकि इन्होंने वक्त के ऊपर लिस्ट फराहम नहीं की, तो इस वजह से अब जो प्रोसेस होगा उसमें 3 से 4 हफ्तों का वक्त दरकार है। लेकिन अब जब ECP ने उनका ख़त अचानक से सामने लाया और उसके बाद जो रिमार्क्स ECP के आए, उससे तो ऐसे लगता है कि इनको खसूसी नशिस्तें मिलने नहीं जा रही। रात मेरे साथ आमिर डोगर साहब थे हमारे शो में, मैंने उनसे एक बात की। मैंने कहा ये जो उन्होंने कहा जी बाप पार्टी के साथ भी ऐसे हुआ था, उन्होंने बाद में लिस्टें दी थी, नाम दिए थे बाप पार्टी ने, एक आध को और भी बताया। मैं कहा डोगर साहब मुझे एक बात बताएं, क्या ये लॉ है जिसके तहत आप बाद में लिस्ट दे सकते हैं जब टाइम गुजर जाए, या प्रेसिडेंट है? ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक प्रेसिडेंट इज नॉट समथिंग रिटन, इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन, रिवायत है। मतलब आप मेरे दोस्त से मिलने हैं, मैंने आपको काफ़ी पिलाई, प्रेसिडेंट है, दोबारा है मेरी मर्जी, मैंने नहीं पिलाई सपोजली, ठीक है सर मेरी मर्जी, बट इफ ये कानून के तहत लिखा हुआ है कि आप आएंगे, मैंने काफ़ी पिलानी है, तो मेरे जितने बड़े दुश्मन है, ये हैव टू ऑफर यू वन। तो कहते हैं ये प्रेसिडेंट है, तो मैं फिर तो इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में सवाब दी दे, वो दे ना दे उसकी मर्जी, वो काफ़ी ऑफर करे ना करे, ये उसका है ना।
ये इंटरप्रिटेशन तो उसने करनी है ना, इलेक्शन कमिश्नर ने। इलेक्शन कमिश्नर कह सकते हैं जब उस वक्त हुई थी, सपोजली जब बाप पार्टी को दी गई थी, तो मैं इलेक्शन कमिश्नर नहीं था, मैं होता मैं ना देता, जो पहले वाला था उसने दे दी, या मैं अभी भी नहीं देता, मैंने उस वक्त दी थी, मेरी मर्जी, अब हालात डिफरेंट है, मैं नहीं देता। सो मुझे नहीं लगता, मेरा नहीं ख्याल है कि इनको मिलेंगी लेकिन ये इसके उन्होंने उनका भी मौक़िफ़ ये है कि अगर हमें ना मिली तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई रिलीफ मिलेगा इस बारे में? मेरा तो नहीं ख्याल है। सुप्रीम कोर्ट अब एक काम कर रही है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को अपहेल्ड कर रही है। अब नोट करें, ट्रेंड देखें, वो चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इदारा है, गलत है, सही है, वो जो कुछ भी कर रहा है ना, अब उसी के पास है, उनके ट्रिब्यूनल हैं, वहीं पे फाइलें करें, हमारे पास ना है। अब देख लें, 5-6 बड़े बड़े फैसले हुए हैं माजी में, उन्होंने सारे के सारे रिवर्स किए हैं। इवन पेशावर हाई कोर्ट से जो फैसले आए थे अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन, उन्होंने उनको वो किया। सो मुझे नहीं लगता वो इसी बात पे कहेंगे ना जी ये इलेक्शन कमिश्नर्स की पावर्स हैं, कोई कानून है तो दिखाएं हमें। वो कहेंगे जी प्रेसिडेंट है, उनके पास प्रेसिडेंट है। सो प्रेसिडेंट इज सॉर्ट ऑफ सवाबदीद है, फिर आपकी मर्जी है फिर आपकी। सो मेरा नहीं ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ हेल्ड सर, पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर अगर बात की जाए तो पीडीएम की 16 माह की गवर्नमेंट में जो दावे 50 बिलियन डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट के में करते रहे वो, और उसके बाद एसआईएफसी का भी क़याम हो गया, लेकिन नतीजा ये है कि अनफॉर्चुनेटली तब से अब तक सिर्फ 1.7 बिलियन डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ये भी बहुत बड़ी अमाउंट है, मैं तो सुन के हैरान हो रहा हूँ अगर इतनी आई है तो। और सर तकरीबन 20 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में काम बंद कर चुकी हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आईएमएफ हमें कर्जा दे भी दे तो इतने पैसे भी पूरे नहीं होते कि पाकिस्तान की जो अभी किस्त चंद माह में हमने देनी है वो भी अदा कर सके। तो इस सिनेरियो में नवाज शरीफ साहब का कहना ये है कि हम 1 से 1.5 साल में पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव कर देंगे। हाउ इज़ इट पॉसिबल? सर 1 साल 1.5 साल तो उन्हें बड़ा दे दिया। शहबाज शरीफ तो 6 महीने कहते होते थे, याद है। इमरान खान साहब ने 90 दिन कहा था, बल्कि 100 दिन कहा था, 100 दिन था पता नहीं समथिंग। जी 90 दिन। काशिफ अब्बासी साहब के शो में कहा था कि यूं यूं बादशाह मुझे आने तो दें। बाद में हम मिले तो उन्होंने कहा पहले मुझे 6 महीने कुछ नहीं कहना, फिर कहा जी 1 साल कुछ नहीं कहना, फिर कहना जी 5 साल से पहले क्या होता है। उम्मीद दिलाना ये हर पॉलिटिकल लीडर जो है ना वो उम्मीद दिलाता है। उम्मीद नहीं दिलाएगा तो कोई उसके पीछे नहीं जाएगा। किसी ने पूछा था किसी से फ्राडिये से कि यार तुम लोगों का काम कैसे चलता है, उसने कहा जब तक दुनिया में लालची लोग और हमारी उस पे बई करने वाले मौजूद है, हमारे वादों पे बातों पे, तो चरब ज़बानी से, तो हम ये भूखे नहीं मरेंगे। तो सेम गोज़ फॉर द पॉलिटिशियंस एज वेल। इन्होंने ये बातें करनी होती, बल्कि उसका एलन मस्क का मैं पढ़ा था, वो जो उसके ट्विटर का मालिक है, उसने कहा वो सारे लोग जो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के हेड की, पार्टी का सरबराह की, या उस पार्टी की हर बात पे जी वो यकीन रखते हैं ना, तो वो इडियट्स हैं, वो बेवकूफ़ है। बिल्कुल दुनिया भर में ये होता है कि जो हमारा लीडर कह रहा है ठीक कह रहा है। सो लोग हमेशा होप दिलवाते हैं, लोग पीछे जाते हैं, यू टर्न लिए जाते हैं, मुकर जाया जाता है, हालात के मुताबिक अपना को जस्टिफाई कर लिया जाता है। बाकी इन लोगों ने जो इन 16 माह की हुकूमत ली, उसमें सबसे बड़े बेनिफिशरी तो इन्होंने अपने खुद थे। लोगों को समझने की ज़रूरत है, दे डिडंट कम टू सेव पाकिस्तान। अगर मुझसे पूछें, उन्होंने अपने अब नैब केसेस ख़त्म करवाए, इसहाक डार साहब वापस आए, अपना घर उन्होंने रिट्रीव करवाया नैब से, उन्होंने अपना 50 करोड़ रुपए उनके फ्रीज हुए थे, नैब ने किए थे बैंक से, वो वापस लिए। सलमान शहबाज वापस आए, हमजे के केस ख़त्म हुए, शहबाज शरीफ साहब के केसेस उस दिन जिस दिन वज़ीर आज़म थे, ही वाज ऑन बेल। आसिफ अली जरदारी साहब, इन्होंने रिलीफ इन ओवरसीज़ वोटिंग वाला ख़त्म किया, इन्होंने मशीनों वाले जो वोटिंग थी वो ख़त्म किया, नैब को टूथलेस कर दिया। सो अपने सारे केसेस सेटल करवाए, चेंजेस इन्होंने ख़त्म करवाई, वापस आए, वो दोबारा मतलब खड़े हुए हैं। सो ये उनका फ़ायदा था। बाकी मुल्क की इकानमी 16 महीनों में ना उस वक्त ठीक ये कर सकते थे, ना अब इनके लिए ये करना आसान होगा। लेकिन उसका नतीजा फिर इन्होंने देखा कि अवाम ने जिस तरह फिर इलेक्शन के अंदर वोट डाला, हाँ डेफिनेटली इमरान खान के नैरेटिव को ऐसे, सपोर्ट हालांकि किया। वो इमरान खान साहब को जाने देते, मैं जी फिर कह रहा हूँ इमरान खान को 10 सीटें भी नहीं मिलनी थी अगर ये उसको इमरान को 5 साल पूरे करने ऐसे ही है सर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई स्ट्रैटेजी भी नज़र नहीं आती, और ना तो पॉलिटिकल पार्टीज़, ना अदालतें, और ना ही इस्टेब्लिशमेंट माजी से कुछ सबक सीखने को तैयार है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो कमज़ोर हुकूमत वजूद में आई है, ये मुस्तकबिल में किसी तरह से पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेकाम ला सकेगी? मुश्किल है, मुझे कहना नहीं चाहिए, बड़ा बुरा लगता है। एक्सपीरियंस लोग होंगे, ठीक है, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, लेकिन ये अपने बिजनेसेस, अपनी इकॉनमी, ज़ाती इकॉनमी, इनके कारखानों के बस जरदारी साहब 1 से 10 मिलें बना रही हैं, नवाज शरीफ साहब की फैमिली ने कई कारखाने लगा दिए, बच्चों के कारोबार हैं, बिजनेस है, दे आर इन प्रॉफिट।
इन लोगों की एक चीज़ नोट करें, इन हमारे हुक्मरानों की, अपने इनके कारखाने, अपनी इकॉनमी, अपना बिजनेस, जी इनका कभी घाटे में नहीं गया। मुल्क की इकॉनमी यूं गई है, इनका अपना बिजनेस यूं गया है। बिल्कुल। सो वो अभी भी रहेगा। आपके लिए मुश्किल है, एक पॉलिटिकल टर्माइल है, इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, जेल में है, वर्कर्स उनके जेलों में हैं, बहुत सारे यहाँ पे ट्रायल हो रहे हैं। फिर आपके पास अभी देखते हैं आईएमएफ की इस बेल आउट पैकेज अगर इनको मिलता है, इनका फाइनेंस मिनिस्टर कौन आता है, वो कैसे पॉलिसी चलाते हैं, दुनिया के साथ आप कैसे चलते हैं। सबसे मेन जो चीज़ है आपकी एक्सपोर्ट की है कि आपकी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ती है, दुनिया का कॉन्फिडेंस लें। जैसे कॉटेज मल्टीनेशनल इंडस्ट्री तो कंपनी बंद है सर, पाकिस्तान में कॉटेज इंडस्ट्री बहुत तेजी से बंद हो थी, रही है यहाँ पे कोई कॉटेज इंडस्ट्री? सर। फिर भी लोग, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, लोग काम करते थे, जो कुछ ना कॉटेज कुछ। इंडस्ट्री का हमने कंसेप्ट लिया है ना, हमारे वो उसकी डेफिनेशन पूरी नहीं उतरती थी। ठीक वो थी आपकी चाइना की और बांग्लादेश की। ठीक ठीक है सर, ठीक। वो कॉटेज इंडस्ट्री थी हमारी। तो वो मतलब चाइनी कॉपी भी नहीं कर सके हम कि हम कोई थोड़ी सी कोई अगेन उसमें कर लेते। सो मुझे तो नहीं याद पड़ता, या बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं या बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है या बहुत छोटी सी आपकी। इन चीज़ों पे कभी कोई तवज्जो नहीं दी गई। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को लाया गया था कि बिजनेसमैन है, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी देंगे, बिजनेस बूम करेगा, कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, कोई एक्सपोर्ट होगी, कोई चीज़ें होंगी, तो वो नहीं हुई। तो लिहाजा अच्छा वो कहते हैं जी मुझे इन्होंने 5 साल पूरे नहीं करने देते, उससे पहले मेरी छुट्टी करा दी जाती है, मुझे मतलब भेज दिया जाता है। बहरहाल देखते हैं कि एक नई हुकूमत आती है, उसके साथ नई वर्ल्ड कैसे एंगेज होती है। सर, बहुत सारे तजियाकारों का इलेक्शन के हवाले से मौक़िफ़ है कि सिर्फ इस इलेक्शन में इमरान खान को माइनस नहीं किया गया, बल्कि नवाज शरीफ साहब और उनके बहुत करीबी साथियों को भी चुन चुन कर माइनस किया गया। आपका इसके बारे में क्या मौक़िफ़? मतलब उस नवाज शरीफ साहब को क्या नुकसान हुआ है माइनस होकर भी? बेटी वजीर आला बन गई है और भाई उनका जो वजीर आजम, व्हाट द लॉस ही है, वो कहाँ से माइनस हुए हैं? ठीक। मेरी तो ये सोच, फैमिली में रहा है ना सारा, मतलब न पंजाब भी, पंजाब ही पाकिस्तान है ना, 12 करोड़ के सूबे पे आपकी बेटी हुक्मरान है, इनडायरेक्टली आप हुक्मरान है। अभी लेकिन कह वो भी रही बाहर थी, से वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे। चलो वो कहते हैं ना बाज दफ़ा बस सजी दिखा के खपी मारी जाती है। जी जी। 3 दफ़ा तो बन ही गए, चौथी दफ़ा बांध लेते मियाँ साहब शायद फिर उस मसले में पड़ते, मुश्किल में पड़ते। खुद भी कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो पिछले पीडीएम की हुकूमत थी चलाना तो शहबाज शरीफ साहब ये चला सकते थे, मैं शायद ना चला पाता। तो जिस तरह के गिवन हालात हैं तो उन्होंने अपने आप, बल्कि मैं तो ये कहता कि अगर इनमें थोड़ी सी मजीद अपनी रिवाइवल चाहते तो शहबाज शरीफ साहब की जगह किसी और को वज़ीर आज़म बनाते पार्टी में से, ताकि इनकी थोड़ी सी एक क्रेडिबिलिटी, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी बढ़ सी कि हर चीज़ ये फैमिली में रखते हैं, या भाई है तो या जनाब बेटी है तो या बेटा है तो या फिर मतलब है, वो कहते हैं एवरीथिंग इज़ इन द फैमिली। सो वो जो इमेज है इनका कि सब चीज़ें फैमिली में रखनी है, जिसकी वजह से जो यूथ है वो इनसे नाराज़ हुई है। इमरान खान का नैरेटिव इसलिए भी स्ट्रॉन्ग पावरफुल हुआ है कि वो कहते हैं सब कुछ तो घर में रख लेते हैं, ये बाहर तो किसी के साथ बांटने को तैयार ही नहीं है, ठीक। एवरीथिंग इज़ इन द फैमिली। सो मेरा ख्याल है वो जो फैसला था इनका, मैनेज शैनेज कोई नहीं हुआ सर। इमरान खान साहब मैनेज भी नहीं हुआ, जेलों में नवाज शरीफ साहब 10 साल बह रहे हैं पावर से, दोबारा वज़ीर आज़म बन गए तीसरी दफ़ा। जरदारी साहब जो हैं वो मतलब है 14 साल उस सज़ा भुगत के 2013 के बाद 10 साल बाद वो फिर सदर बने बैठे हैं। सो सियासतदान कभी मैनेज नहीं होता। सियासतदान की लाइफ जो है ना वो एक सरकारी अफसर की लाइफ से बड़ी होती है। मैं उसकी बात कर, प्रोफेशनल मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ। सो इमरान खान साहब को मैनेज नहीं हो गए, मतलब कल 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद ही कैन स्टेज ए कम बैक टिल द पीपल। जब तो लोगों का आपके पास कॉन्फिडेंस है, वोट है, सियासतदान को एलिमिनेट सियासी तौर पर किया जा सकता है, जेलों में डाल दें, उनको सजाएं दे दें। हमारे खित्ते में जो मसला है ना यहाँ करप्शन की बुनियाद पे इलेक्शन ये लड़े जाते हैं, ना अखलाकियात की बुनियाद पे। अगर यहाँ लोग अखलाकियात को देखते तो खान साहब पॉपुलर ना होते अल्हम्दुलिल्लाह। आज अगर करप्शन देखी जाती तो ये नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब सदर वज़ीर आज़म ना बने बैठे होते। इस कौम का मसला वही है कि लुटेरा मेरी मर्जी का है ना, फिर कोई फिर मसला ठीक नहीं है। है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? लुटेरा भी है और मुझे पसंद भी नहीं है, देन देयर इज ए प्रॉब्लम। सर, पाकिस्तान में सियासतदानों के बाद अब सहाफ़ियों का भी के ऊपर भी क्रैकडाउन शुरू हो गया है और सॉफ्टवेयर अपडेट का सिलसिला शुरू हो गया। और असद अली तूर की गिरफ़्तारी के बाद बहुत सारे सहाफ़ियों का ख़दशा ये है कि डिसइन्फॉर्मेशन की आड़ में और करप्शन की आड़ में अब मज़ीद सहाफ़ियों को उठाया जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में एक नई जंग शुरू होने वाली है? सर ये बड़ा अहम सवाल है, डिबेट भी है। मैं ऑल सिंपथीज विद असद अली तूर या बाकी जितने भी वो इमरान रियाज। इमरान रियाज साहब हो गए, बाकी लोग ऑल में सिंपथीज, दोस्त भी हैं हमारे। लेकिन मैं एक रिपोर्टर भी हूँ सर, मैं अगर खबर दूंगा ना सर, मैंने दी भी है, मैंने बताया 15 केसेस हुए मेरे पे पैमरा पे, आपको शायद पता ही नहीं होगा, कभी सुना भी नहीं होगा। जी। मेरे केसेस भी हुए सुप्रीम कोर्ट के, बाकी दिनों में मैंने 40-50 पेशा भी भुगती हूँ, कभी रो नहीं किया सर। मादर पितर जो आज़ादी है ना सर, मतलब है गाली देने की, आपके बारे में गलत बात कहने की, या मैं कुछ ऐसी बातें कह दूं जो वो ना हो, सब्सटेंशियल ना हो। मैं रिपोर्टर हूं सर,
मुल्क में का अगर कानून जो है वो लाइक इट और नॉट बट सर्टेन देयर आर लॉज। मतलब मेरे ऊपर कुछ लोगों ने कोई इल्ज़ामात लगाए थे, झूठे सच्चे जो भी कहें, मैं अदालत में गया, 2-4 लोगों को सजाएं हुई अदालतों से। अब मुझे कल को क्या, मैंने FIA को अप्रोच किया 2-4 दफ़ा साइबर क्राइम्स पे, लोगों ने मेरे ऊपर बहुत सारी गलत बातें भी की, तो मैंने खुद उसको अप्रोच किया है। मैं एज ए जर्नलिस्ट समझता हूँ, मेरा ये ख्याल है, हुकूमतें में ज़्यादती करती हैं, इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा करती है, एजेंसियाँ भी करती हैं, हमें उस प्रोफेशनली तौर पर स्ट्रांग रहना चाहिए। ठीक। कोई ख़बर आपकी बाउंस नहीं होनी चाहिए, वो वीक नहीं होनी चाहिए कि इनको ये हुकूमतें ये मौका ढूंढ रही होती हैं क्रैक डाउन का। 9 मई का जो वाक़या हुआ ना, इसने हमारी इस्टेब्लिशमेंट एजेंसी को पावर्स दे दी, जो हमने स्पेस ली थी जर्नलिस्टों ने, मीडिया मालकान ने ली थी और बड़ी एफर्ट के बाद ली थी, खुल के बात होती थी। 9 मई के वाक़यात के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने और रियासत ने सारी आपसे आज़ादी वापस ले ली। एक ब्लंडर लगा एक दिन में, वो लूज़ बॉल के मौके पे थे कि कोई लूज़ बॉल करेगी, ये पार्टी करेगी, उनके हमदर्द करेंगे, सब कुछ वापस ले लिया। सेम गोज़ फॉर अस एज़ वेल कि हुकूमतें करती होती हैं, हुकूमतें कोई रहम दिल नहीं होती, उनकी कोशिश होती है कि कोई हम पे तनकीद ना करे, बात ना करे, एक्सपोज ना करे, लेकिन हमें कोई लूज़ बॉल्स नहीं करनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि हमें उस वक्त अपने प्रोफेशनली तौर पर हमें स्ट्रांग ये अगर फुटिंग पे रहना चाहिए, अपनी उस पर क्रेडिबिलिटी पे रहना चाहिए, ख़बरें ठीक देनी चाहिए, कोई फेक न्यूज़, कोई इस तरह की जो चीज़ें जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। दैट्स हाउ आई सी जर्नलिज्म, कि प्रोफेशनली तौर पर चीज़ें करें तो आपके लिए ख़तरात कम हो जाते हैं, मेरा ख्याल है। रफ़ क्लासरा साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल पाकिस्तान में इकनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ा है लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा यही जा रहा है कि ना तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़, ना अदालतें और ना ही इस्टेब्लिशमेंट माजी से कुछ सबक सीखने को तैयार हैं, और ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।